ठीक है। चलो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सब्बसाहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सब्बसाहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सब्बसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। चलो आज अपना पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या किया था। तो किसी को याद है पिछले सेशन में हमने क्या किया था? लास्ट वीक तो हम लोग नहीं मिल पाए थे विद लास्ट वीकेंड, पर उससे पहले जब मिले थे आई थिंक 22 फरवरी को हम मिले थे। तो हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? किसी को भी याद हो तो बता सकता है। So it was the Palya and the Sankhya from a Sankhya standpoint, a Piksha standpoint, the unit of length, yojan ne બધું. हाँ, करेक्ट। तो हमने बात की थी पल्य की और सागर की। राइट, ये हमने बात की थी। और उसमें भी हमने आई थिंक मेनली तो जो था वो पल्य और सागर की जो परिभाषा है वो हमने समझी थी। तो पल्य किसे कहते हैं? किसी को याद है? पल्य पल्य की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी डिफाइन पल्य? Unit of number or time. करेक्ट, इट्स यूनिट ऑफ नंबर एज वेल एज यूनिट ऑफ टाइम, बट हाउ डू वी डिफाइन इट बेसिकली? उसको कैसे करेंगे? बहुत ही अभी तो सिंपल हो गई है और हमने ये चीज को काफी डिटेल में समझा था। तो आई थिंक इफ यू गाइस हैव एनीवन इज एबल टू रिकलेक्ट, आई थिंक यू कैन मेंशन। I think पल्य की बात हमने संख्या के हिसाब से और उपमा के हिसाब से दोनों हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया था. So हाँ, I don't know if that's what you're looking for, Kalpesh bhai, but संख्या के व्हाट हिसाब आई एम से like आस्किंग इज, हाँ, हाउ डू वी डिफाइन इट? सो हाउ डू यू आज पूछेगा, आज सपोज कोई अभी आके पूछेगा कि चलो पल्य किसको कहते हैं, हाउ डू यू डिफाइन पल्य? तो आई अंडरस्टैंड इट्स अ यूनिट ऑफ टाइम एज वेल एज यूनिट ऑफ नंबर। सो वो हम समझते हैं, बराबर है। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? वो एक खड्डा खोदो वो वाला डेफिनेशन। हाँ, वो वाला एक डेफिनेशन। अरे बाप रे वो तो एक खड्डा अगर खोदो 1 योजन बाय 1 योजन, राइट? यस, द विड्थ एंड सिलिंड्रिकल डेप्थ शेप का, इज बट यस। हाँ, सिलिंड्रिकल शेप का, 1 योजन बाई 1 योजन, ठीक है। फिर 1 योजन का खड्डा खोदो और उसमें वो फर्स्ट उत्तम भोग लोक भूमि। हाँ, उत्तम लोक भूमि के मेंढे के बच्चे के बाल के छोटे 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 टुकड़े करके उसको फिल कर दो। हाँ, और इतना फिल कर दो कि इट्स कंप्लीटली फिल्ड, एंड देन तुम एक निकालो हर 100 years में। हाँ, तो वो जब पूरा निकल जाएगा उतने ड्यूरेशन को अ, एक पल्य कहते हैं शायद। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दैट इज द एक्चुअल राइट डेफिनेशन। सो मैं जस्ट रिपीट कर लेता हूँ। तो पल्य की हमने जो परिभाषा है वो हमने ये समझी थी, और ये जो है वो व्यवहार पल्य की परिभाषा है। सो व्यवहार पल्य में कैसा है कि 1 योजन डीप और 1 योजन का डायमीटर वाला बेसिकली सिलिंड्रिकल गड्ढा हमको खोदना है। खोदना यानी इसकी कल्पना करनी है। और वो गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बच्चे के अग्रभाग के बाल, क्योंकि जैसे ये बाल है, सपोज ये दिस इज अ फिंगर बट आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस इज अ हेयर, एंड लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे जो है दिस इज द सरफेस। तो जो अग्रभाग, जो टिप है बाल का, उस बाल के टिप से जो है उतने पतले 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 जो बाल के एकदम छोटे 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 टुकड़े करने हैं। और वो मेंढे का बच्चा जो है वो भी, उसकी आयु जो है आई थिंक 6 या 7 दिन तक की होनी चाहिए। राइट, तो उससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जितना वो बच्चा मेंढे का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके बाल और भी काफी सूक्ष्म होते हैं। राइट, पतले होते हैं।
तो उस बाल के इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके ये 1 योजन जितना बड़ा जो गड्ढा है उसको भर देना है। और ये 1 योजन में भी हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमको प्रमाण योजन लेना है। प्रमाण योजन इज द बिगर वर्जन ऑफ द योजन, और यहाँ पे प्रमाण योजन इज इक्विवेलेंट टू 6000 किलोमीटर। तो इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें ये मेंढे के बच्चे के छोटे छोटे बाल, अग्रभाग के बाल जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं और उससे भर देना है। और ये जितनी संख्या के जो रोमखंड आएंगे उसमें, जो बाल के टुकड़े आएंगे, उतनी संख्या को हम क्या कहते हैं, एक पल्य कहते हैं। बट वो संख्या जो है दैट इज, यहाँ पे जो पल्य है दैट विल बिकम यूनिट ऑफ नंबर। इट्स अ यूनिट टू मेजर नंबर्स। ठीक है। और फिर अगर इसको हम यूनिट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना है तो इस गड्ढे में से हर 100 साल में एक बाल का जो छोटा टुकड़ा है उसको निकालो, वापस 100 साल बीत जाए तो बाल का जो दूसरा टुकड़ा है निकालो, वापस 100 साल बीत जाए फिर बाल का तीसरा टुकड़ा निकालो। तो इतना बड़ा गड्ढा जो खाली होने में जितना समय व्यतीत होता है, जितने काल के बाद, जितने समय के बाद ये गड्ढा खाली हो जाएगा, उतने काल को हम एक व्यवहार पल्य कहते हैं। ठीक है। और व्यवहार पल्य में हमने जब पिछली बार ये पढ़ रहे थे तो हमने ये भी समझा था कि इस गड्ढे में जो रोमखंड की जो संख्या है, इट इज अ फाइनाइट नंबर। उसका आई थिंक इट्स अ 45 डिजिट नंबर। तो देयर इज अ मैथ बिहाइंड इट, और वो मैथ गणित करने से ये इतने बड़े खड्डे में जो रोमखंड की जो संख्या आती है दैट इज अ 45 डिजिट नंबर। ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था। और उसको खाली करने में जितने साल लग जाएंगे विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, so that will be a 47 digit number. So there are 47 digit number के साल एक पल्य में होते हैं, एक व्यवहार पल्य में। ठीक है। सो व्यवहार पल्य जो है that is still a finite number, संख्यात। व्यवहार पल्य में कितने साल है तो संख्यात साल है, असंख्यात नहीं। ठीक है। ये हमने परिभाषा समझी थी व्यवहार पल्य की। फिर हमने ये भी समझा था कि व्यवहार पल्य, अगर यू टेक इट एज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो व्यवहार पल्य मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट दैट विल गिव यू वन उद्धार पल्य। ठीक है। ये उसके एक अलग से भी हमने उसका समझा था, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट कॉम्प्लेक्सिटीज राइट नाउ, बहुत उसको बस हम रिवीजन कर रहे हैं। तो व्यवहार पल्य में जितने भी साल है, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, असंख्यात से उसको गुना करेंगे तो जितने साल हो जाएंगे दैट बिकम्स अ उद्धार पल्य। वो सेकेंड लेवल का पल्य है। और उद्धार पल्य में भी फिर जितने साल आते हैं, अगेन यू मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, तो आएगा एक अद्धा पल्य। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो व्यवहार पल्य जो है वो बेसिकली उसका कोई ऐसा दूसरा कोई यूज नहीं है, वो कहीं और कोई उसके यूज में नहीं आता है, लेकिन उसको वो जो व्यवहार पल्य है दैट इज यूज टू डिफाइन, उससे हम उद्धार पल्य और अद्धा पल्य उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो व्यवहार पल्य का बेसिकली जो उपयोग है, इस्तेमाल है, वो उद्धार पल्य और अद्धा पल्य उसकी व्याख्या करने में आता है। राइट। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो उद्धार पल्य है, जो सेकेंड लेवल का पल्य है, वो जो है वो द्वीप और समुद्र की संख्या को नापने के लिए उसका उपयोग होता है। ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम थोड़ी ज्यादा हम चर्चा करेंगे। और जो अद्धा पल्य है, जो लास्ट वाला सबसे बड़ा पल्य है, वो पल्य जो है दैट इज यूज टू मेजर द जो कर्म की स्थिति है, जो जीव का जो आयुष्य है, जैसे देव और नारकी का आयुष्य है, फिर कर्म की स्थिति कितनी है, यानी जैसे कर्म है, अगर एक बार हमने कोई कर्म बांधे तो कितने सागर तक हम कहते हैं कि भैया ये कर्म जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक अपने आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। तो उसमें जो सागर जो है वो अद्धा सागर है बेसिकली। राइट। तो जो कर्म की स्थिति, आयुष्य, ये सब जो है उसको नापने के लिए जो पल्य या सागर जो होता है वो है अद्धा वाला। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो अद्धा पल्य है। राइट। तो अद्धा पल्य जो है उसमें असंख्यात साल होते हैं। राइट। इनफाइनाइट। जो व्यवहार पल्य जो सबसे पहले वाला है वो व्यवहार पल्य है, फिर उद्धार पल्य है, और फिर अद्धा पल्य है। तो जो व्यवहार पल्य है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स है, इट्स 47 डिजिट नंबर। फिर जो उद्धार पल्य है उसमें इनफाइनाइट ईयर्स है, और ईयर्स या तो नंबर्स है। और जो अद्धा पल्य है उसमें भी इनफाइनाइट ईयर्स है। ठीक है। तो सामान्य से जब हम कोई भी ऐसे कहते हैं कि भैया देव के आयुष्य
दो सागर की है, राइट। सो वो सागर जो वहां पे आता है वो है अद्धा सागर आता है, राइट। वैसे ही हम कहेंगे कि ये कर्म की स्थिति है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर है सपोज, तो वहां पे भी जो 10 कोड़ा कोड़ी जो सागर आता है वो है अद्धा सागर, ठीक है। तो हमको अपना अंडरस्टैंडिंग से हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा सागर लगाना है, व्यवहार सागर, उद्धार सागर या अद्धा सागर, कौन सा सागर लगाना है वो बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू अप्लाई इट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि एक हमने पल्य की परिभाषा तो समझी थी, फिर एक सागर का नाप क्या है, वन सागर इज इक्वल टू हाउ मेनी पल्य। जिग्नेश अगर आपको बताना है तो, किसी को भी बताना है तो बता सकते हैं। एक सागर इज इक्वल टू हाउ मेनी पल्य। एक सब करोड़ा भूल गए? करोड़ी परिया से हाँ, एक सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, ठीक है। तो 10 कोड़ा कोड़ी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय कोड़ा मल्टीप्लाइड बाय कोड़ी, सो कोड़ा इज नथिंग बट करोड़, कोड़ी इज ऑल्सो सेम, इट्स द सेम वर्ड फॉर करोड़, ठीक है, आई मीन सिमिलर वर्ड फॉर करोड़। So, एक एक सागर इज इक्वल टू एक सागर is equal to 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, so 10 multiplied by 1 करोड़ multiplied by 1 करोड़ multiplied by पल्य, right। so एक सागर का नाप इतना होता है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था पिछली बार, ठीक है। अब we will try to continue on this topic a Kalpesh bhai, little. one clarification, Kalpesh bhai. When you said the 10 Koda Kodi Palya, it's the Abda Palya, like is that the multiplier? हाँ, Or गुड क्वेश्चन, or Sagar? हाँ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली जैसे पल्य जो है वो 3 प्रकार के हैं, राइट, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। वैसे ही सागर भी उसी 3 प्रकार के हैं, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। तो जो जिस प्रकार का पल्य लेंगे उस प्रकार का सागर आ जाएगा। तो जैसे अगर हमने व्यवहार पल्य लिया और सॉरी व्यवहार सागर का की हमको परिभाषा करनी है, तो एक व्यवहार सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्य। वैसे ही अगर हम कोई पूछेगा कि अगर एक अद्धा सागर है उसकी परिभाषा क्या है, तो एक अद्धा सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य। तो अद्धा सागर की डेफिनेशन में हमको अद्धा पल्य लेना है, व्यवहार सागर की डेफिनेशन में हमको व्यवहार पल्य लेना है, ऐसा। Okay, got understood. Thank you. ठीक है, चलिए अभी हमने ये पल्ली और सागर की बात तो की, तो चलो अभी इसका थोड़ा एक हम मेजरमेंट, हमने ये बात पहले भी की थी बट इसको जस्ट एक थोड़ा भाव हमको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको वापस से थोड़ा बता रहा हूँ कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, व्हाट इज द हाईएस्ट आयुष्य ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, पॉसिबल आयुष्य ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमने बात पहले की थी, आई थिंक स्टार्टिंग में कभी की होगी, 3-4 महीने पहले शायद की होगी, बट एनीवे किसी को याद हो तो क्योंकि अभी हमने पल्य की परिभाषा समझी है तो इसलिए मैं वापस पूछ रहा हूँ, मनुष्य की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है? 20,000 सागरों कम। 20,000 सागर नहीं, 20,000 सागर बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट या इट्स अ गुड ट्राई। किसी को अगर याद है या ट्राई करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बता ही सकता हूँ। So I made a wrong note. It was probably something either 2,000 or 20,000. I don't know. हाँ, सो मनुष्य की उत्कृष्ट आयुष्य जो है वो है 3 पल्य, 3 पल्य की आयुष्य होती है। उत्कृष्ट आयुष्य यानी मैक्सिमम पॉसिबल आयुष्य ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 3 पल्य, ठीक है। यहाँ पे हम पल्य की बात कर रहे हैं। अपनी आयुष्य यहाँ पे कितनी है अभी पंचम काल में, आई थिंक एज पर जैनिज्म अवर आयुष्य कैन बी अप टू 120 ईयर्स, दैट इज अ मैक्सिमम आयुष्य 120 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम आयुष्य जो पॉसिबल है मनुष्य की, दैट इज 3 पल्य। 3 पल्य की आयुष्य किसकी होती है पता है?
जो उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उसकी आयुष्य होती है 3 पल्य की, उत्तम भोग भूमि के। यानी जो उत्तम भोग भूमि इज नथिंग बट द फर्स्ट एरा, अपना जो अभी अवसरपीढ़ी काल चल रहा है उसका जो सबसे पहला वाला जो काल था, अवसरपीढ़ी काल का जो सबसे पहला वाला जो एरा था, जो जिसका नाम सुषमा सुषमा है या तो सुखम सुखम भी कहते हैं। तो ये जो सुखम सुखम या सुषमा सुषमा काल के जो मनुष्य होते हैं उसकी आयुष्य होती है 3 पल्य की। यानी एक बार अगर वो उत्तम भोग भूमि में हमने जन्म लिया तो 3 पल्य तक वहीं पे अपना 3 पल्य तक अपना वहां पे अपना रहेगा, अपना एक एक भोग का आयुष्य उतना रहेगा। वैसे ही मध्यम भोग भूमि के मनुष्य की आयुष्य होती है 2 पल्य की, और जो जगन्य भोग भूमि होता है उसकी आयुष्य उसकी आयुष्य होती है 1 पल्य की। ठीक है, तो जैसे काल आगे बढ़ता जाता है वैसे आयुष्य कम होता जाता है। तो वैसे ही तो 3 पल्य की होती है उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की आयुष्य। फिर जो दूसरा मध्यम भोग भूमि है उसकी उसके मनुष्यों की आयुष्य होती है 2 पल्य की, और जो जगन्य भोग भूमि है उसकी उसके मनुष्यों की आयुष्य होती है 1 पल्य की। ठीक है, तो ये आयुष्य है। तो ये सोचो कि कितना लंबा आयुष्य है, और यहाँ पे कौन सा पल्य लेना है? उद्धार पल्य लेना है, सॉरी अद्धा पल्य, सबसे बड़े वाला पल्य है वो लेना है, सबसे बड़ा वाला पल्य। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, राइट। तो जो अद्धा पल्य है यहाँ पे वो अद्धा पल्य लेना है। सो 3 पल्य की आयुष्य होती है उत्तम भोग भूमि की, राइट। सो इट्स इतना लंबी आयुष्य होती है। ठीक है, कर्म भूमि के मनुष्य की आयुष्य उतनी नहीं होती है, वो फाइनाइट ईयर्स होती है। लेकिन जो भोग भूमि के मनुष्य होते हैं उसकी आयुष्य इनफाइनाइट ईयर्स होती है, ये पल्य में जो है वो इनफाइनाइट ईयर्स होती है। ठीक है, चलिए फिर देव की आयुष्य कितनी होती है ये हमने पढ़ा था। तो जो वैमानिक देव है मोस्टली सब देव की आयुष्य सागर में होती है, राइट, नॉट इवन पल्य, सागर। सो यहाँ पे भी कौन सा सागर लेना है? सबसे बड़ा बड़ा वाला, यानी अद्धा सागर लेना है। तो जैसे आई थिंक जो वैमानिक देव में जो प्रथम देवलोक है 16 स्वर्ग आते हैं, राइट, एज पर दिगंबर दे रहा 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग आते हैं। फिर उसके बाद 9 अनंत, सॉरी 9 ग्रैवियक आते हैं, उसके बाद 9 अनुदिश आता है, उसके बाद 5 अनुत्तर आता है, और उसके ऊपर सिद्धशिला आती है, राइट। तो जो मैक्सिमम आयुष्य देव की है, जैसे जो सॉरी प्रथम जो स्वर्ग है, प्रथम जो देवलोक है उसकी आयुष्य भी आई थिंक 1 सागर की ऐसी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट इट्स अराउंड 1 सागर की। तो 1 सागर की तो आयुष्य वहां पे होती है, वो भी प्रथम स्वर्ग में। फिर जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाते जाते हैं आयुष्य वहां पे बढ़ती जाती है। और जो सबसे ऊपर का जो स्वर्ग है जो 5 अनुत्तर विमान है उसकी आयुष्य कितनी है? 5 अनुत्तर की, और उसमें भी जो सर्वार्थ सिद्ध विमान जो है 5 अनुत्तर में जो सबसे बीच वाला जो विमान है वो सर्वार्थ सिद्ध विमान है। तो सर्वार्थ सिद्ध या सर्वार्थ सिद्धि दोनों कहते हैं। तो जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है वहां के जो देव की आयुष्य होती है 33 सागर की होती है, 33 सागर, 33 सागर ऑफ। ठीक है, वैसे ही जो नरक में है, नरक में भी आयुष्य बहुत लंबी होती है। तो जैसे ही नीचे पहली नरक है उसमें आयुष्य कम है, वैसे कम है यानी मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर्स, बट फिर वो भी बढ़ती जाती है। और जैसे नीचे की नरक में हम जाते जाते हैं तो वहां पे आयुष्य बढ़ती जाती है। और जो 7वीं नरक है, 7वीं नरक की भी आयुष्य है 33 सागर, 33 सागर की आयुष्य है 7वीं नरक में। तो जो सबसे देव में भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागर है, वो अपना सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों की। और जो सबसे नरक में भी सबसे जो उत्कृष्ट आयुष्य है वो भी 33 सागर है 7वीं नरक के नारकी की। ठीक है, तो इतनी बड़ी आयु होती है। अभी ये सोचिए कि एक बार नरक में गए, तो नरक यहाँ पे तो क्या है कि मनुष्य गति में है, तिरेंज गति में है, तो किसी को सुसाइड करना रहा तो सुसाइड कर सकता है। बोलेगा कि यार मैं अभी इस दुनिया से कंटाल गया हूँ तो चलो मैं सुसाइड कर लूँ। कोई लोग ऐसा सोचते हैं, सुसाइड करते हैं और अपना भव यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। नरक में उससे ऐसा नहीं है कि उससे अपना सुसाइड करने से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो जो कर्म जो भुगतने हैं वो तो बाद में भी भुगतने ही पड़ेंगे, ये भव में नहीं तो दूसरे भव में भुगतने पड़ेंगे, तो उससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। बट एनीवे अभी अपना वो टॉपिक नहीं है, अपना विषय नहीं है। तो कहने का पॉइंट ये था कि जो नरक में है, नरक में तो ऐसा वो प्रोविजन ही नहीं है। वहां पे जो आयुष्य है, जितनी आयुष्य लेके गए उतनी आयुष्य वहां पे भुगत नहीं पड़ेगी, उससे पहले कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बीच से बाहर निकल सकता है, राइट। तो जिस जीव ने ऐसी जिसकी नरक में आयुष्य 2 सागर, 3 सागर, 10 सागर, 33 सागर। अब ये सोचिए 33 सागर यानी कितना? यहाँ पे जो सागर है वो अद्धा सागर लेना है, राइट। सो अद्धा सागर 33 अद्धा सागर। So 33 सागर is 33 multiplied by
वन कोड़ा कोड़ी पल्य, सॉरी 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, और एक पल्य में असंख्यात साल होता है, और उसका भी हमने नाप देखा था, राइट? तो वैसा इतना लंबा काल नरक में बिताना पड़ता है नारकी के जीवों को, राइट, डिपेंडिंग ऑन जितना भी आयुष्य है, क्योंकि उनका सागरों में मैक्सिमम जो, आई थिंक फर्स्ट नरक के नीचे जो जाओगे तो आई थिंक जो आयुष्य जो है वो मिनिमम आयुष्य है वो सागर में चली जाती है, ऐसा है। आई डोंट हैव दोज एग्जैक्ट नंबर्स राइट नाउ, बट बेसिकली ऐसा है, ठीक है? तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो अपना मनुष्य भाव हमको मिला है और उसका टाइम कितना अपने पास लिमिटेड है, और एटलीस्ट अभी पंचम काल में जो है उसका अपना मैक्सिमम आयुष्य है 120 ईयर्स, और प्रैक्टिकली तो अपना 120 तो वो भी बहुत एक्सेप्शनली पहुंचता है। बाकी तो अपने लाइक यूजुअली क्या अपना एवरेज गिन लो तो बिटवीन 70 to 90 ईयर्स होता है, डिपेंडिंग ऑन अवर लाइफ स्टाइल एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, और कई लोगों के तो 70 तक भी नहीं पहुंच पाते, राइट? तो ये है कि हमको यहाँ पे ये समझना है कि मनुष्य भाव जो है हमको मिला है, वो उसका अगर हम सदुपयोग कर लेंगे तो हमारे लिए लाभदायी है, क्योंकि मनुष्य भाव अपना ये चला गया, और ये भाव में हमको जैन धर्म मिला है, इसमें ये सब जो है हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं अपने ज्ञान से और अपनी समझ से। तो ये पुरुषार्थ अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर ये सब जो यहाँ पे चले गए, भले हमने पुण्य भी ऐसा मान लिया और भोगभूमि में भी चले गए, तो भोगभूमि में भी अल्टीमेटली तो वहां पे क्या है, धर्म तो है ही नहीं वहां पे बेसिकली। सो बस वो यहाँ पे सिर्फ एक यू हैव टू जस्ट पास योर टाइम एंड एंजॉय योर लाइफ, बट धर्म के नाम पे, आत्मा के कल्याण के नाम पे हम वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसा है। सो जो जो हम यहाँ पे कर सकते हैं मनुष्य के भाव में, वो दैट इज मच मोर देन व्हाट वी कैन डू इन द अदर गतिज बेसिकली, राइट? सो समझने की बात यह है कि अगर वहां पे ये सब में चले गए तो कितना लंबा काल वहां पे निकल जाएगा, और वहां पे हम धर्म के नाम पे ज्यादा कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है अभी अपना मनुष्य भाव है उसको हम यूटिलाइज करें, और जितना हो सके अपने आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ करें, ठीक है? चलिए, अभी अपना ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, फिर इससे रिलेटेड और एक टॉपिक है जो मैं लेने वाला हूँ, बट विल गेट बैक टू दैट। अभी वी आर जस्ट चेंजिंग द ट्रैक लिटिल बिट फॉर फॉर सम टाइम। तो मैंने पिछले सेशन में ये कहा था कि मेरे से एक्चुअली तीन छोटी गलतियां हुई थी पहले, तो मैं उसका जस्ट करेक्शन करना चाहता था। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक ऑफ मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र है, उसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेंगे। I mean, we'll today आज का जो सेशन है we'll kind of keep mixing and matching the different topics, ठीक है? एंड किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को कोई प्रश्न होता है, तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है? आप कभी भी किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ, हम लोग जब जो द्रव्य के सामान्य गुण की बात कर रहे थे, और उसमें जो सबसे जो लास्ट गुण था वो ये था कि उसमें हर एक द्रव्य का कोई ना कोई आकार हमेशा रहता है, राइट? हर एक द्रव्य का कोई ना कोई आकार हमेशा रहता है, और उसको जो है प्रदेशत्व गुण कहते हैं, राइट? प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो जब हम उसकी बात कर रहे थे तो हमने ये पूछा था कि सिद्ध भगवान का आकार क्या रहता है, राइट? क्योंकि सिद्ध भगवान का तो शरीर होता ही नहीं है, तो उनका आकार कैसा रहता है? तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो चरम शरीर होता है, जो लास्ट शरीर होता है, लास्ट भाव में जो शरीर होता है सिद्ध भगवान का, उससे किंचित न्यून, जो दिगंबर शास्त्र में ऐसा आता है किंचित न्यून, यानी जो लास्ट शरीर जो है, जैसे महावीर स्वामी भगवान की हाइट थी 7 हाथ की थी, राइट? तो 7 हाथ का उनका शरीर था, तो उससे किंचित न्यून, क्योंकि जो बॉडी में जो भी हॉलो एरिया है, जैसे नॉस्ट्रिल्स है, फूड पाइप है, स्टमक है, ये सब जो हॉलो एरियाज है जितने भी बॉडी में, तो वो हॉलो एरिया है ना, वहां पे आत्मा प्रदेश भर जाता है। तो इसलिए जो लास्ट जो बॉडी होता है उससे थोड़ा कम उसका जो शेप होता है, उससे थोड़ा कम उस शेप में जो है आत्मा प्रदेश जो है वो सिद्ध शिला में, आई मीन जो अपना वहां पे जो सिद्ध शिला में फिर वहां पे रहते हैं, राइट? चरम शरीर से किंचित न्यून उस शेप में जो आत्मा प्रदेश जो है सिद्ध भगवान के वहां पे सिद्ध शिला में वहां पे रहते हैं, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जो श्वेतांबर मान्यता है उसमें कहा जाता है कि जो वहां पे कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 जो भी बॉडी है, लास्ट बॉडी है, चरम शरीर है, चरम शरीर से ऑलमोस्ट 2/3 का जो शेप है, अप्रोक्सीमेटली 2/3 उसके एरिया में
जो आत्मा प्रदेश है वो वहां पे उतने एरिया में सिकुड़ जाता है और फिर वो सिद्धशिला में रहता है। तो मैंने मिस्टेक यहाँ पे की थी कि मैंने कहा था कि वन थर्ड, मैंने गलती से कह दिया था कि अपना वन थर्ड, श्वेतांबर में ऐसा था कि वन थर्ड एरिया में रहता है, बट इट्स नॉट वन थर्ड, इट्स एक्चुअली टू थर्ड। मेरा कहने का प्रयोजन ये था कि वो वन थर्ड पार्ट तक सिकुड़ जाता है और टू थर्ड पार्ट तक रह जाता है, बेसिकली ऐसा है। और वैसे अगेन दिस इज इन द श्वेतांबर पंथ में ऐसा कहा गया है, बट दिगंबर पंथ में ऐसा नहीं कहा है। इट्स नॉट लाइक दे हैव नॉट मेंशन टू थर्ड, बट ऐसा कहा है कि किंचित न्यून, यानी जो लास्ट बॉडी है उससे थोड़ा कम एरिया में आ जाता है। तो दैट वाज द फर्स्ट मिस करेक्शन कि मैंने गलती से कह दिया था वन थर्ड पार्ट में रह जाता है, बट इट्स एक्चुअली टू थर्ड पार्ट में रहता है। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक आई मेड इन द प्रीवियस सेशन, सो वो एक मुझे करेक्ट करना था। फिर तो कल्पेश भाई, हाँ जय जिनेन्द्र, तो डज दैट मीन कि फिर आकार होता है सिद्ध भगवान का शिला में? हाँ हाँ, आकार रहता है ना, भगवान का आकार रहता है। कोई भी देखिए, ओके। जैसे प्रदेशत्व गुण का मीनिंग ही ये है कि कोई भी द्रव्य का कोई ना कोई आकार तो रहेगा ही रहेगा। सो आकार राइट। नहीं, हाँ ऐसा नहीं होगा तो आकार रहेगा ही। सो बेसिकली हम लोग ये अच्छा। क्वेश्चन रेज करते हैं कि जो सिद्ध भगवान, क्योंकि देख अपना शरीर कैसा है, हम लोग तो अभी छद्मस्त जीव है, राइट, तो अपने पास तो शरीर है। हाँ तो अभी अपने हाँ आत्मा का, अपना शरीर जहाँ पे है वहां पे अपना आत्मा है, आत्मा के प्रदेश यहाँ पे फैले हुए हैं। लेकिन हाँ। सिद्ध भगवान का शरीर है ही नहीं, तो अभी सवाल आता है कि फिर उनका उनका आत्मा प्रदेश क्या शेप में रहता है, राइट। तो राइट। उसका आंसर में ये आता है। तो भगवान का भी आकार रहता है, बट बेसिकली जो लास्ट बॉडी अच्छा। होता है उनका, जब मोक्ष जाने से पहले उनका जो लास्ट बॉडी होता है उससे किंचित न्यून हाँ। शेप होता है, उस शेप में फिर उस आकार में उनका आत्मा प्रदेश वहां पर रहता है। ओके, बिकॉज हम जब इमेजेस भी ड्रॉ भी कुछ करते हैं जैसे बच्चे भी, तो सिद्ध भगवान का हमेशा इट्स जस्ट लाइक एन आउटलाइन जैसा कर लेते हैं। तो हाँ दैट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो थैंक यू। आउटलाइन, या आई मीन बेसिकली इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। या, अग्रीड आउटलाइन का अग्रीड। आउटलाइन का प्रयोजन ये है कि ये दिखाने के लिए कि उनका शरीर नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं हाँ, होता है। और शरीर तो राइट पुद्गल राइट। से बना होता है, और शरीर मिलता है अपने कर्म की वजह से, लेकिन सिद्ध भगवान के कोई कर्म नहीं होते हैं, तो उनको कोई पुद्गल जो है उसकी उसका आवरण नहीं रहता है, कोई पुद्गल से उनका शरीर बनता नहीं है, ऐसा है। हाँ बट उनके हाँ, जो आत्मा प्रदेश है वो एक फिक्स शेप में रहता है, उनका जो लास्ट शरीर है उसके बेसिस। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। फिर अभी जब हम अभी चलो, अभी दूसरी जो मेरी मिस्टेक मुझे याद आई थी, तो उसके बारे में बता रहा था। तो हम जब श्वासोश्वास की बात कर रहे थे, राइट, सो हमने बताया था कि जो निगोद के जीव है, निगोद के जीव, जब निगोद का हम लोग टॉपिक ले रहे थे तब हमने ये बात की थी कि वो अपने 6 डाला में आता है कि एक सांस में 8-10 बार जन्मियो मरियो भयो दुख बार, राइट। यानी उसमें क्या है कि हमने जो कहा था कि एक सांस में 8-10 यानी 8 और 10, यानी 8 + 10 = 18। सो एक सांस में निगोद के जीव, उनका जब जो मिनिमम आयुष्य है, दैट इज एक सांस में 8-10 बार, यानी एक सांस में 18 बार, 18 बार उनका जन्म मरण हो जाता है। हमारी एक सांस में 18 बार निगोद के जीव का जन्म मरण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर निगोद का जीव का आयुष्य इतना होता है, उनका आयुष्य ज्यादा भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त तक होता है। बट जो जगन्य आयुष्य है, जो मिनिमम आयुष्य है निगोद के जीव का, वो इतना रहता है कि दे कैन लिव, उनका अगर आयुष्य मिनिमम रहा तो दे विल, उनका जो 18 बार, लाइक एक सांस में 18 बार निगोद के जीव का जन्म मरण हो जाता है। तो तब मेरी गलती ये हुई थी, मैंने ये करता था कि एक सांस जो है वो मैंने बताया कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ऐसा मैंने कहा था, बट दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। जो सांस जो है, एज पर जिनिज्म, यहाँ पे जो सांस है उसको हमको कैसा लेना है कि अपना जो पल्स रेट है ना, पल्स रेट, उसको, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो पल्स रेट होता है, वो एक पल्स रेट है, उसको एक सांस लेना है, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो एक पल्स रेट होता है उसको एक सांस लेना है। सो इट्स नॉट अबाउट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इट इज अबाउट जो पल्स रेट होता है, उसमें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो पल्स रेट होता है, राइट। तो वो पल्स रेट को एक सांस कहते हैं बेसिकली। मैं अपनी स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको बता देता हूँ शास्त्र में क्या लिखा है, तो एक आपको भी आइडिया आ जाएगा। देखिए,
यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें क्या लिखा है कि श्वासोश्वास काल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि निरोगी पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने को श्वासोश्वास काल कहते हैं। ठीक है, और एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं? एक मुहूर्त यानी 48 मिनट्स। तो एक मुहूर्त में 3773 यानी 3773 श्वासोश्वास होते हैं। ठीक है, तो श्वासोश्वास जो है उसकी डेफिनेशन बेसिकली इट्स द पल्स रेट, नॉट द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, तो अपना जो एक पल्स रेट होता है, ठीक है, एक पल्स जो हुआ एक निरोगी पुरुष का, यानी एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो पल्स रेट होता है, उसके एक पल्स में वो निगोद के जीव के 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। 18 टाइम्स डेथ और बर्थ हो जाता है, इतना उसका अल्पायुष्य रहता है। ठीक है, so that was the second mistake I made, so I just wanted to correct this mistake. ठीक है, और तीसरा जो एक तीसरी मिस्टेक है, वो शायद मिस्टेक है नहीं, मुझे पक्का नहीं मालूम है, बट आई स्टिल वांटेड टू मेंशन दिस। तो मैंने कहीं पे शायद मैंने एक बार बताया था कि अपने ये तत्व चर्चा में कि जो कॉकरोच है वो 4 इंद्रिय के जीव है, शायद मैंने ऐसा बोला था, मुझे भी याद नहीं कि मैंने ऐसा एग्जैक्टली कहा था कि नहीं कहा था। तो आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट कि आई एम नॉट श्योर इफ कॉकरोच 4 इंद्रिय का जीव है नहीं, कॉकरोच शायद 3 इंद्रिय का जीव हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर, सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जैनिज्म में चींटी जो है, चींटी एंट, उसको 3 इंद्रिय का जीव कहा है। ठीक है, अब अगर आप गूगल में सर्च करोगे और अगर आप चींटी का फोटो निकालोगे तो आपको चींटी का फोटो में दिखेगा कि चींटी की 2 आंखें भी दिखाई है, लेकिन 3 इंद्रिय का जीव होता है, उसको आंख नहीं होती है। राइट, सो एज पर जैनिज्म चींटी में आंख नहीं है, परंतु एज पर हम लोग जो फिजिकली देखते हैं तो हमको चींटी की आंख दिखती है। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया हम इसको कैसे समझें, क्योंकि जैनिज्म तो कहता है चींटी की आंख नहीं है, बट हमको तो जब फोटो देखते हैं चींटी की तो उसमें तो बड़ी बड़ी आंखें ऐसे दिखती है उसकी चींटी की, तो उसको कैसे समझे। तो मेरा यहाँ पे ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आई एम नॉट श्योर, लाइक ऐसा कोई शास्त्र में कुछ आता है नहीं, बट जैनिज्म में क्या कहा है कि चींटी की आंख नहीं है और इसलिए चींटी है वो 3 इंद्रिय का जीव है। तो उसको हम कैसे समझे, तो इसका मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जो चींटी जो है उसको क्या है कि जैसे अपनी हम ह्यूमन बीइंग जैसे हम है, तो अपनी आंख से क्या वी आर एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। राइट, जैसे विशाल भाई आए और बाजू में अगर सलीला है तो मैं विशाल भाई और सलीला को दोनों को मैं पहचान लूंगा, राइट, बिकॉज आई कैन सी द वेरी क्लियर इमेज एंड द क्लियर फीचर्स ऑफ दैट फेस, राइट, विद माई आईज। परंतु जो चींटी है, जहां तक मैं, ये अपना मेरा इंटरप्रिटेशन, आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि चींटी जो है उसको ऐसा कुछ क्लियरली नहीं दिखता है, उसको क्या है कि जस्ट दे आर एबल टू सी द सोर्स ऑफ लाइट। तो कहीं से लाइट आ रही है और कहीं से लाइट नहीं आ रही है, तो चींटी की जो आंख है वो इतना डिफ्रेंशिएट कर पाएगी। सो बेस्ड ऑन दैट दे आर एबल टू फिगर आउट दैट पाथ कि ठीक है यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया है, तो वो आगे जाके फिर वो दे ट्राई टू टेक अ टर्न एंड गो समवेयर एल्स। सो बेस्ड ऑन द दैट इमेज, लाइक नॉट इमेज एग्जैक्टली बट बेस्ड ऑन लाइक उनको थोड़ा आभास होता है कि यहाँ पे कुछ लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, सो बेस्ड ऑन दैट दे आर एबल टू फिगर आउट। सो उनकी आंख जो है, जो हमको फिजिकली बाहर से दिखती है, वो आंख ऐसी होगी जहां पे उनको सिर्फ इतना एक इमेज दिखता होगा, बट दे वुड नॉट बी एबल टू सी द, लाइक नॉट इमेज एग्जैक्टली, बट उनको ऐसा कोई लाइट का थोड़ा दिखता होगा, बट दे मे नॉट बी एबल टू सी द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, इसलिए जैनिज्म में चींटी को भी 3 इंद्रिय का जीव कहा है। ठीक है, सो विद दैट प्रिंसिपल्स कॉकरोच भी शायद 3 इंद्रिय का हो सकता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तो मैंने शायद कहा था कि कॉकरोच 4 इंद्रिय का जीव है, शायद मैंने ऐसा कहा था, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि वो 3 इंद्रिय का जीव है या 4 इंद्रिय का जीव। सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल मिस्टेक, सो आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अभी और कुछ इस पे जितना मैंने डिस्कस किया उस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी जो है मैं एक नेक्स्ट टॉपिक को एक कवर कर रहा हूँ। अपने पास एक्चुअली आज टॉपिक तो बहुत सारा है, बट अपने पास टाइम इतना शायद नहीं रहेगा, सो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, बट किसी को भी कुछ पूछना हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो एक मच्छर जो मच्छर मच्छर का सेंस कितना है, कितना सेंसेस मच्छर, है? हाँ, मच्छर जो है वो 4 इंद्रिय का जीव है। सो मच्छर जो है चार। उसको, यस,
सो 4 इंद्रिय का जीव है मच्छर, यानी मच्छर में कौन सी इंद्रिया है? द सेंस ऑफ हियरिंग इज नॉट देयर। मच्छर को सेंस ऑफ हियरिंग ही है। जैसे भ्रमर, मक्खी, मच्छर, ये सब जो कीड़े हैं जो उड़ते हैं ऐसा, ये सब जो है, ये सब है वो 4 इंद्रिय के जीव है। सो दे डोंट हैव द सेंस ऑफ हियरिंग, सो दे आर नॉट एबल टू हियर एनी नॉइज, बट दे हैव द सेंस ऑफ विजन। सो उनके पास सेंस ऑफ टच यानी स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय है। लेकिन जो कर्णेंद्रिय जो है वो मच्छर के पास नहीं। 4 इंद्रिय। हाँ, 4 इंद्रिय के जीव। ठीक है, चलिए अभी अपना जो नेक्स्ट एक टॉपिक है वो मैं ले रहा हूँ। ये थोड़ा अपना यानी रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ पल्य, बट यहाँ पे क्या है कि मैं इसको बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे क्या है अपने को आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसा हम ना सोचे कि भैया अपने शास्त्र में पल्य की परिभाषा एक जगह पे कुछ अलग दी है और दूसरी जगह पे कुछ अलग दी है, ऐसा किसी को ना हो और यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके लिए मैं यह एक टॉपिक यहाँ पे जैसे क्लैरिफिकेशन के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखिए ये जो है ना पल्य की परिभाषा हमने समझी राइट पिछले बार, और ये जो पल्य की परिभाषा हमने जो पिछले बार समझी वो काफी डिटेल में समझी। वो डिटेल में हमने जो समझी थी वो हमने समझी थी कर्णानुयोग के ग्रंथ से। ठीक है, अभी जो प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ है जैसे पद्म पुराण है उसमें भी पल्य की एक परिभाषा यहाँ पे एक आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिर्फ अपना स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ अभी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखिए यहाँ पे ना ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, वो है पद्म पुराण से है। और पद्म पुराण में क्या है कि श्रेणिक राजा ने समोसरण में गणधर को थोड़े प्रश्न पूछे थे। तो गणधर ने, जो गणधर देव अपने गणधर भगवान है, उन्होंने श्रेणिक राजा के जो प्रश्नों के उत्तर में यहाँ पे थोड़ा ये सब समझाया था। ठीक है, तो ये पद्म पुराण में ये बात आती है। तो उसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे जो पल्य की परिभाषा यहाँ पे ऐसे दी है कि कल्पना करो कि एक योजन प्रमाण आकाश सब ओर से दीवालों से वैशिष्ट वैशिष्ट अर्थात घिरा हुआ है तथा तत्काल उत्पन्न हुए भेड़ के बालों के अग्रभाग से भरा हुआ है। इसे ठोक ठोक कर बहुत ही कड़ा बना दिया गया है और इस एक योजन लंबे चौड़े तथा गहरे गर्त को द्रव्य पल्य कहते हैं। ठीक है, और फिर उसमें क्या क्या है कि उस भरे हुए रोम गर्त में से 100 वर्ष के बाद एक एक रोमखंड निकाला जाए, जितने समय में खाली हो जाए उतना समय एक पल्य कहलाता है। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे, 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसरपिणी होती है। ठीक है, तो अभी कोई यहाँ पे ये पढ़ेगा तो ये कोई पूछ सकता है कि भैया हमने जब पिछले सेशन में तो आपने बताया था तो उसमें व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य उसकी बात आई थी। और उसमें जो 10 कौड़ा कोड़ी जो हम अवसर पीढ़ी काल कहते हैं, जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो अवसर पीढ़ी काल है, तो उसमें 10 कोड़ा कोड़ी को हमको जो लेना है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो अवसर पीढ़ी काल है उसमें जो सागर है वो हमको उद्धार सागर लेना है, सॉरी अद्धा सागर लेना है राइट, जो सबसे बड़ा वाला सागर है वो लेना है। जबकि यहाँ पे जब पद्म पुराण में हम पढ़ते हैं तो पद्म पुराण में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य, और ये तो यहाँ पे इसका कोई उल्लेख ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हमको क्या होता है कि विरोधाभास उत्पन्न होता है राइट, हम कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें तो ये 3 प्रकार के पल्य की बात आई थी, और उसमें जो हम अवसर पीढ़ी काल का जो सागर लेते हैं, क्योंकि एक अवसर पीढ़ी काल है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो सागर जो है हमको वो जो सबसे बड़ा वाला सागर यानी अद्धा सागर है वो लेना है। लेकिन यहाँ पे जो है पद्म पुराण में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे सीधा पल्य की परिभाषा दी है, जो एक्चुअली हमने जो व्यवहार पल्य की परिभाषा पढ़ी थी ये तो ये व्यवहार पल्य की परिभाषा है, और यहाँ पे सीधा जो अवसर पीढ़ी काल है उसमें सिर्फ वो व्यवहार सागर को ले लिया है ऐसा लग रहा है।
तो इज दिस रॉन्ग, इज दिस डेफिनेशन रॉन्ग, क्या कुछ गलत लिखा है या अपने शास्त्रों में, ऐसा एक मन में ऐसा किसी को प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसका हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस, किसी को कोई आइडिया है, एनी गेसेस? हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? क्वेश्चन तो समझ में आया सबको, आंसर भले रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आया ना, आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि सबको समझ में आ रहा है जो भी बोल रहा हूँ। Yes, question is clear. Okay. Help it. ओके, हाँ ठीक है, तो इसका जो आंसर मैं बता रहा हूँ, देखिए, जो प्रथमानुयोग, ये जो है ना पद्म पुराण जो है वो प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, और हमने जो पिछली बार जो पल्य की परिभाषा जो समझी थी वो हमने कर्णानुयोग के ग्रंथ से पढ़ी थी, राइट? तो क्योंकि उसमें जो गोमटसार जीवकांड है और बाकी भी जो कर्णानुयोग के काफी अलग अलग जो ग्रंथ है उसमें ये जो डिटेल में डेफिनेशन आती है। तो सिर्फ इसी बात के लिए नहीं, परंतु काफी सारी ऐसी बातें आएगी जो प्रथमानुयोग में भी उसका उल्लेख होगा और कर्णानुयोग में भी उसका उल्लेख होगा। ठीक है, अब प्रथमानुयोग जो है वो क्या है, एक काफी उसमें स्थूल रूप से कई चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे अब ये पद्म पुराण है, उसमें क्या है कि श्रेणिक राजा ने भगवान के समोसरण में गणधर को एक क्वेश्चन पूछे, थोड़े प्रश्न पूछे, और उस प्रश्न के उत्तर में जो गणधर जो है वो ये बता रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उनका मेन फोकस इज नॉट ऑन द टेक्निकलिटीज ऑफ द पल्य, राइट? उसके जो टेक्निकलिटीज में ऐसा जाना वो नहीं है। यहाँ पे उनका उद्देश्य है कि जस्ट कीप इट ऑन अ हाई लेवल एंड गेट टू द पॉइंट। उनका जो भी प्रश्न था उसको गेट टू द पॉइंट, कि ये पॉइंट है कि भैया अगर मनुष्य नरक में गया तो 33 साधन का आयुष्य होती है। तो यहाँ पे इसलिए क्या कि यहाँ पे एक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंसाइज डेफिनेशन, दैट इज वन एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज कि जो प्रथमानुयोग का जो ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ है, प्रथमानुयोग के ग्रंथ लेंगे तो वहां पे क्या है कि मैं जस्ट एज्यूम कि जैसे लेट मी गिव एन एनालॉजी, ठीक है, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी आपका घर है, राइट? और किसी ने बोला कि आप यू वांट टू ड्रॉ योर हाउस, ठीक है, यू वांट टू ड्रॉ योर हाउस, आपको एक अपना घर जो है उसका एक चित्र ड्रॉ करना है, यू वांट टू ड्रॉ स्केच ऑफ योर हाउस और यू वांट टू ड्रॉ योर हाउस बेसिकली। सो विशाल भाई, अगर आपने आपके घर के ड्राइंग कराने के लिए आपने दो व्यक्ति को बुलाया, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति जो है वो एक स्केच आर्टिस्ट है, दैट पर्सन इज अ स्केच आर्टिस्ट, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है वो एक आर्किटेक्ट है, ही इज एन इंजीनियर और एन आर्किटेक्ट, ठीक है। तो जो स्केच आर्टिस्ट है वो भी आपका घर का वो पूरा चित्र जो है वो बना के आपको, स्केच बना के आपको दे देगा, और जो अपना आर्किटेक्ट है वो भी आपके घर का पूरा जो डायग्राम है वो भी बना के दे देगा। लेकिन दोनों में फर्क होगा, राइट? क्योंकि जो स्केच आर्टिस्ट है वो कैसा घर बनाएगा, उसका प्रयोजन रहता है कि टू मेक द स्केच एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, तो उससे हमको एक देखने में पसंद आए, राइट? ही मे नॉट बी वरीड अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द हाउस टू दैट एक्सटेंट, सो ही विल ड्रॉ द हाउस लाइक अ स्केच आर्टिस्ट। उसमें अगर घर पे कोई चिड़िया बैठी होगी तो वो चिड़िया का भी चित्र वो घर में बना देगा, राइट? आपने तो उसको घर बनाने का ही, चित्र बनाने का ही उसको बोला है, लेकिन उसमें अगर कोई घर के ऊपर कोई चिड़िया बैठी होगी तो चिड़िया का भी वो चित्र घर के साथ बना देगा, एंड ही विल ट्राई टू मेक द हाउस एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। लेकिन द अदर पर्सन हु इज एन आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट है उसका क्या प्रयोजन रहेगा कि वो ही विल ट्राई टू ड्रॉ द हाउस इन टेक्निकल विद टेक्निकल एक्यूरेसीज, राइट? तो उसका प्रयोजन ये रहेगा कि मैं वो घर का जो भी चित्र बनाएगा वो विद द टू द स्केल रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा, और ये सब जो है वो प्रॉपर रहेगा, उसमें फिर वो चिड़िया और ये सब जो है वो सब ड्रॉ नहीं करेगा, राइट? सो अब आपने डायग्राम बनाने के लिए दो अलग अलग व्यक्ति को बोला, लेकिन दोनों ने अलग अलग, उसका जो दोनों व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग था, राइट? सो वैसे ही प्रथमानुयोग जो है वो जो है ना, वो कई चीजें यहाँ पे स्थूल रूप से बताता है, और वहां पे क्या है, अलंकार की भाषा यूज होती है, राइट? उपमा अलंकार होता है, यूज होता है, और बाकी जो काफी सारे अलंकार है वो अलंकार वाली भाषा वहां पे यूज होती है। तो वहां पे क्या ऐसी टेक्निकल एक्यूरेसीज समटाइम्स लाइक दे डोंट ट्राई टू मेंटेन इट लाइक टू गो टू सर्टेन लेवल, राइट? उनको एक बेसिक जो है, आपको मेन मीनिंग जो है वो बेसिक भाव जो है वो समझाने का प्रयोजन होता है। लेकिन जो कर्णानुयोग के जो ग्रंथ होते हैं उसमें क्या है कि वहां पे दे ट्राई टू गो इनटू द टेक्निकल एक्यूरेसीज ऑल्सो, ठीक है। तो सिर्फ इसी बात के नहीं, ये तो एक उदाहरण है, बट कई बार ऐसे होता है कि जो आप दूसरे भी टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे
तो आपको प्रथमान योग के ग्रंथ से जब पढ़ोगे तो उसमें काफी स्थूल रूप से चीजों का प्रतिपादन होता है। लेकिन जब कर्णानु योग के ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें क्या है, वहां पे बहुत ही सूक्ष्म रूप से चीजों का प्रतिपादन होता है। ठीक है, तो ये जो है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये हमको समझना है कि बेसिकली प्रथमानुयोग का कैसा क्या प्रयोजन है और कर्णानुयोग का क्या प्रयोजन है। ठीक है, सो कई चीजें जो आती है जहां पे अगर हमें प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग में कोई डिफरेंसेस लगे तो ये हमको समझना है कि जो कर्णानुयोग है उसमें काफी सूक्ष्म लेवल पे चीजें बताई गई है, और जो प्रथमानुयोग है वहां पे एक सूक्ष्म लेवल पे नहीं है, एक बेसिकली एक बेसिक लेवल पे चीजें बताई गई है। ऐसा हो सकता है। उसका अर्थ ये नहीं कि ये गलत है, क्योंकि उसका प्रयोजन थोड़ा अलग है और इसका प्रयोजन थोड़ा अलग है। अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, उसमें एक पूरा चैप्टर है, पूरा एक एंटायर चैप्टर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट अनुयोग्स। चारों अनुयोग का एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें और बहुत डिटेल में दिया है। तो उसमें भी पंडित टोडरमल जी ने भी इसको बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में समझाया है कि अगर कोई दो अनुयोग में से, उसमें सिर्फ प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग की बात नहीं की है, बाकी जो अनुयोग है उसमें भी बताया कि अगर अलग अलग अनुयोग में हमको विरोधाभास अगर उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता पर हमें प्रतीत होता है, तो उसको हम कैसे समझना चाहिए। राइट, तो ये पूरा उन्होंने वहां पे बहुत डिटेल में समझाया है। तो ये जस्ट मैं एक बता रहा था क्योंकि ये हमें पता रहा है, हम ऐसा ना माने कि अपने शास्त्र में कहीं गलत लिखा है, या एक शास्त्र में कुछ लिखा है दूसरे में कुछ लिखा है तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन है, ऐसा कुछ हम लोग भी उसको गलत मीनिंग ना ले लें। क्योंकि वो जो हर एक अनुयोग का जो है उसमें डिफरेंसेस रहेगा, उसमें लिखने की शैली, लेवल ऑफ डिटेल, ये सब जो है उसमें डिफरेंसेस रहेंगे। तो जो मैंने अभी जो आपको पढ़ के बताया था वो पद्म पुराण से था, और पद्म पुराण जो है वो प्रथम अनुयोग का ग्रंथ है। इसलिए वहां पे क्या है कि वो प्रयोजन वहां पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है, वहां पे एक ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। इसलिए यहाँ पे वो व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, ये सब की बातें वहां पे नहीं की। ठीक है, तो ऐसा है। सो कभी, यानी ऐसा अगर हो कभी, नॉट ओनली दिस फॉर दिस टॉपिक, कोई भी दूसरे टॉपिक में भी अगर आपको कोई डिफरेंसेस लगे तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो कर्णानुयोग है उसमें काफी डिटेल में दिया गया होगा, और प्रथमानुयोग है वहां पे थोड़ा स्थूल रूप से दिया हो सकता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट इज इन एनीथिंग इज इनकरेक्ट, इट्स जस्ट दैट वहां पे जो कहने का भाव, उसका जो प्रयोजन है वो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू हाँ, क्लैरिफाई। एक क्वेश्चन है मुझे, हाँ एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि ये अनुयोग है चारों, वो किसने लिखे हैं, मतलब वो कौन प्रोसेस करना ये हाँ, अच्छा रोशनी, आपका आवाज, है या अलग अलग है उनका इंटरप्रिटेशन? हाँ आपका जो आवाज है वो थोड़ा क्लियर नहीं था, बट आई थिंक इफ आई गॉट द आंसर करेक्ट, क्वेश्चन करेक्टली, आपका क्वेश्चन है कि ये अनुयोग, जो चारों अनुयोग के जो जितने भी ग्रंथ है वो किसने लिखे हैं, राइट? दैट इज अ क्वेश्चन, इज दैट द क्वेश्चन रोशनी? यस, दैट इज द क्वेश्चन। बेसिकली हाँ सेम पर्सन ने लिखे हैं या, क्योंकि हाँ, हर एक का गुड। इंटरप्रिटेशन अलग होता है ना, जैसे आपने कहा कि, और ये इम्प्लाई होता है हमारे रोल में भी, बिजनेस एनालिस्ट वर्सेस टेक्निकल कंसल्टेंट। तो ये हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज तुम एक ही पर्सन हाँ डिफरेंट रोल्स कर रहे हो, तो वो जस्ट क्यूरियस टू नो। हाँ, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर देने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे, अगर इसको मैं आपको अच्छी तरह समझाना है तो। बट बेसिकली मैं दिगंबर परंपरा है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, श्वेतंबर परंपरा की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, दिगंबर परंपरा की बात करूंगा। बहुत ही आपको मैं 5 मिनट में, ये 2 घंटे का आंसर है एक्चुअली, बट मैं आपको 5 मिनट में उसका आंसर देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, और इसका ये टॉपिक जो है ना, ये हम उसको डिटेल में लेंगे कभी, आई ऐड इट टू द लिस्ट, सो विल ट्राई टू कवर इट इन मोर डिटेल व्हेन वी गेट सम टाइम। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो, कैसा है कि अपना जो जैनिज्म में जो नॉलेज है अपने पास कैसे आया हुआ है, अ, जो तीर्थंकर भगवान जो है उन्होंने समोसरण में देशना दी, राइट? और समोसरण में देशना दी, और जो गंधर्व जो वहां पे जो थे, तीर्थंकर भगवान के जो गंधर्व थे, उन्होंने वो देशना को ग्रहण किया, और फिर उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। वो इंटरप्रिटेशन किया, और वो इंटरप्रिटेशन करके फिर उन्होंने ये जो नॉलेज है गणधर ने, ये नॉलेज है, और जो अन्य लोगों को पास किया, राइट? क्योंकि गणधर ने भी फिर ये नॉलेज अपने देशना से और ये सबसे उन्होंने, जब ये वार्तालाप जब हुआ तो उन्होंने ये नॉलेज पास किया। देखिए, जो अम, अभी
अलग अलग मत में अलग अलग मान्यता है, लेकिन अपने जो दिगंबर मत में ऐसी मान्यता है कि जो तीर्थंकर की देशना जो है वो दिव्य ध्वनि में खिलती है। और उसका जो है उनको दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि क्यों कहते हैं? क्योंकि तीर्थंकर की जो देशना है वो ओमकार नाद में आती है। इट इज इन टर्म्स ऑफ ओम, ओमकार नाद में खिलती है। और जो दिगंबर में भी अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो बेसिकली हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो दिव्य ध्वनि जो है भगवान की वो सर्वांग से खिलती है। सर्वांग से यानी पूरे बॉडी से ओमकार की ध्वनि निकलती है। तीर्थंकर की बॉडी में से ओमकार की ध्वनि निकलती है जब समोसरण में जब देशना देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुंह से बोलते हैं, ऐसा है। दैट इज एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग। अपना जो दिगंबर का अपना जो पंथ जो फॉलो कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। इसमें भी दिगंबर में भी मैंने ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तीर्थंकर भगवान मुंह से बोलते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं। और जो बाकी जो पंथ है श्वेतांबर और जो अन्य पंथ है उसमें तो ऐसा, उसमें तो ऐसा ही बोलते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान है वो मुंह से बोलते हैं। लेकिन जो अपना जो पंथ है उसमें ऐसी उसकी मान्यता ऐसी है कि जो तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो ओमकार नाद में खिलती है और वो सर्वांग से खिलती है। सर्वांग, सर्वांग यानी पूरे बॉडी से ओमकार की ध्वनि निकलती है ऐसी। और वो ओमकार की ध्वनि जो है वो गंधर्व भगवान वहां पे जो समोसर में मौजूद होते हैं वो उनको इंटरप्रेट करते हैं। और फिर वहां से वो क्या है कि जो ओमकार नाद की ध्वनि को सुन के वो द्वादशांग की रचना करते हैं। और वो द्वादशांग की रचना करते हैं गंधर्व। वो बेसिकली दे डोंट पुट इट इन द राइटिंग, बट वो मुख पाठ से ही उनका नॉलेज जो है वो पास होता है। क्योंकि वो गंधर्व फिर उसको इंटरप्रेट करके उसको देशना देता है और उसका फिर वो नॉलेज पास होता है। और फिर ये नॉलेज जो है बेसिकली क्या है कि जो मुखपाट से परंपरा से जो एक जैसे गुरु है तो उन्होंने अपने शिष्यों को नॉलेज पास किया। तो बेसिकली दैट दैट इज हाउ द नॉलेज केप्ट गेटिंग पास्ड। और उसके बाद ऐसा एक काल आया जब अपना चौथा काल जो खत्म हो गया, पंचम काल शुरू हो गया। और अपनी जैसे पंचम काल जैसे आगे जाता रहा है तो वैसे ही अपनी जो मनुष्य की जो याद रखने की जो क्षमता है वो कम होती गई, राइट। और अभी भी कम होती जा रही है। और फिर ये जो अपना श्रुत पंचमी की पूरी कहानी आती है, अगर आपने अगर सुनी होगी तो श्रुत पंचमी की कहानी आती है। उसमें आचार्य भद्रबाहु जो थे, और फिर मैं भूल गया अपना, बट बेसिकली उन कौन से एक आचार्य थे। उन्होंने फिर अपना जो आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली उनको फिर बुलाया था। और उनकी फिर उन्होंने बेसिकली ही उनका प्रयोजन ये था कि उनको फिर ये जितना भी नॉलेज बच गया था, क्योंकि अभी बहुत कम नॉलेज बच गया था, और जितना कम नॉलेज बच गया था उनको फिर लिपिबद्ध करना था। क्योंकि इफ अगर वो लिपिबद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी जो अपनी याददाश्त जो याद शक्ति है ह्यूमन बीइंग की कम होने लगी थी, तो उसको लिपिबद्ध करना था। और लिपिबद्ध करना था इसलिए उन्होंने ये दो आचार्य को बुलाया, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत। और फिर उन्होंने फिर ये लिपिबद्ध करने का ये कार्य किया था। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत ही ये बहुत डिटेल में है ये सब चीजें, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ये बता रहा हूँ ऐसा है। और इसमें कैसा है, जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड इट, इसमें जो है ना अपने लिटरेचर में ऐसा है कि एक प्रथम श्रुत स्कंद होता है, एक द्वितीय श्रुत का स्कंद होता है। ये सब इसको श्रुत स्कंद क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, सब अभी विल नॉट कवर ऑल दैट टुडे क्योंकि अपना आज का विषय नहीं है। बट बेसिकली ऐसा है कि जो अपना जो आगम होता है, आगम जैन के आगम, जो आगम इज बेसिकली जो तीर्थंकर की जो देशना है, इट्स अ डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ तीर्थंकर की जो देशना होती है। अगर इफ दैट लिटरेचर इज अवेलेबल दैट इज कॉल्ड आगम, टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है। अब दिगंबर मान्यता ऐसी है कि जो अपने जो दिगंबर के जो आगम जो है, वो ओरिजिनल जो आगम जो है तीर्थंकर की जो देशना जो समोसरण में दी गई है उसका जो लिटरेचर है वो आज अपने पास उपलब्ध नहीं है। ये दिगंबर की मान्यता है। ठीक है। एंड देयर आर रीजंस, देयर आर जस्टिफिकेशन, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे लिखा है कि ये आगम में इतने श्लोक प्रमाण, इतने श्लोक इतने प्रमाण के श्लोक है, लाइक दीस मेनी श्लोक्स आर देयर इन ईच आगम। वो ऐसा लिटरेचर अपने पास है, यानी वो ऐसा लिटरेचर है जहाँ पे वो दिखाया बताया गया है कि कौन से आगम में कितने श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन जब हम आज के जितने भी टेक्स्ट और लिटरेचर देखते हैं तो उसमें अपने इतने श्लोक दिखते नहीं है। श्वेतांबर मान्य तो दिगंबर मान्यता ऐसी कि जो तीर्थंकर की जो आगम जो बेसिकली जो डायरेक्ट जो देशना थी और उससे जो आगम जो बने हैं वो आगम जो है अपने पास आज उपलब्ध है ही नहीं। सो दैट इज कॉल्ड प्रथम श्रुत स्कंद। ठीक है। अब श्वेतांबर मान्यता है वो ऐसी नहीं है। श्वेतांबर में लोग ऐसा मानते हैं कि जो आगम जो है वो आज भी अवेलेबल है। तो श्वेतांबर में जो जैसे अपना डेरावासी पंथ है वो 45 आगम्स को मानता है।
जो स्थानकवासी पंथ है वो आई थिंक कुछ 32 आगम्स को मानता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, उसमें भी थोड़ा उनका डिफरेंसेस है। सो क्योंकि जो स्थानकवासी जो है वो मूर्ति पूजा में नहीं मानता है, और जो डेरावासी है या मंदिर मार्गी है वो मूर्ति पूजा में मानता है। तो उनके जो 45 आगम्स है, और जो स्थानकवासी है, दे बिलीव इन द सबसेट ऑफ दोज आगम्स, तो 32 आगम्स को मानता है। लेकिन जो दिगंबर है, वो जो श्वेतांबर लोग जो आगम को मानते हैं, दिगंबर कहते हैं कि दोज आर नॉट द ओरिजिनल आगम्स, दे डोंट एक्सेप्ट देम एज ओरिजिनल आगम्स। क्योंकि उसमें क्या है कि जो श्वेतांबर के जो आगम्स है, उसमें जो है ना पूरा लिटरेचर जो है वो गद्य में लिखा है, पद्य में नहीं लिखा है। और जो श्वेतांबर की, अपने दिगंबर की मान्यता ऐसी है कि जो पूरा लिटरेचर है वो श्लोक या तो गद्य में, सॉरी पद्य में लिखा होना चाहिए, गद्य में नहीं होना चाहिए। अब ये सब चीजें मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव यू, अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ये सब लिटरेचर अपना किसने लिखा है, राइट? तो दिगंबर के हिसाब से ऐसा है कि अपने पास जो है, जो आगम, जो ओरिजिनल जो आगम्स है, वो तो आज अवेलेबल है ही नहीं अपने पास, वी डोंट हैव दोस। परंतु जो अपना जो दिगंबर में जितने भी लिटरेचर है, जो भी है, वो क्या है कि जो आचार्य जो हुए हैं पास्ट में, और जिन जिन आचार्यों ने जिन जिन ये जो भी अपने नॉलेज के हिसाब से जो शास्त्र जो भी लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, हम उनको मानते हैं, राइट? तो जैसे अपने प्रथमान योग के जो ग्रंथ है, जैसे पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, ये सब जो है, उसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता है, बट बेसिकली जो अपने पास एक ये जो है आचार्य पुष्पदंत ने जो लिखा है, वो है, उसको कहते हैं षटखंड आगम। ठीक है, तो वो दैट इज पार्ट ऑफ वन आगम, और वो षटखंड आगम जो है वो दैट इज स्टिल अवेलेबल टू अस इन दिगंबर, एंड वी कंसिडर दैट एज वन ऑफ द आगम्स बेसिकली। तो उसको एक हम मानते हैं, और उसका षटखंड आगम जो है, उसकी फिर टीका जो है अन्य आचार्यों ने लिखी है, जैसे धवला, जय धवला, महाधवला, ये सब जो है वो 2000 द टीका, वो सब टीका है षटखंड आगम की, राइट? और फिर जो अन्य आचार्य जो भी है अपने, जो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी ये अपने जो शास्त्र लिखा है, जैसे इष्टोपदेश है, फिर तत्वार्थ सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, फिर आचार्य नेमिचंद्र नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने गोमटसर जीव कांड, गोमटसर कर्मकांड ये लिखा है। फिर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने अपना द्रव्य संग्रह लिखा है। और जो दिगंबर में जो सबसे मेन जो अपना लिटरेचर है, वो बेसिकली आचार्य कुंद कुंद का माना जाता है, राइट? सो आचार्य कुंद कुंद ने जो लिखा था, वो अपने जो 5 परमागम है, जैसे अपना अष्टपाउड है, फिर 5 परमागम जिसमें कौन से आता है, एक तो अष्टपाउड है, फिर पंचास्तिकाई, हाँ, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाई, फिर नियमसार, प्रवचन सार और समय सार, ये 5 जो है वो 5 परमागम है। ठीक है, तो ये आचार्य कुंद कुंद ने जो लिखा है 5 परमागम है, उसको हम बेसिकली बहुत उसका इंपॉर्टेंस है, ऐसा है। सो दिगंबर परंपरा में ऐसा है। सो अपने पास जो बेसिकली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो अपने पास जो भी लिटरेचर है वो अलग अलग आचार्यों ने लिखा है, अपने जो उनको जो ज्ञान था, उनका जो नॉलेज था, और जितना उनको नॉलेज मिला था, उन जो शास्त्र जो है, उन ग्रंथ है, उनको हम मान्य रखते हैं। बट जो ओरिजिनल आगम्स जो है वो दिगंबर में अवेलेबल नहीं है, एज पर दिगंबर अपने पास अवेलेबल नहीं है। ओके, समझ में आया। हाँ, थैंक यू। सो ये, इसको मैंने 5 मिनट में समझा, ये एक्चुअली 2 घंटे का टॉपिक है, इसको वी कैन एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे, इन मोर डिटेल, बट मैंने सिर्फ आपको 5 मिनट में सब ये बताया। तो इसमें श्वेतांबर और दिगंबर पंथ में काफी डिफरेंसेस है, सो दैट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अभी चलो, अभी आप आज अपने पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम बचा है। मैं अपना मैं चाहता था कि एक्चुअली जो वंदना ने लास्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन पूछा था कि सब अगर निश्चित है तो हम पुरुषार्थ किस चीज का करें, एक पॉइंट था जो मुझे आज कवर करना था। और दूसरा ये था कि पुरुषार्थ, जो सही पुरुषार्थ है वो किसको कहते हैं, राइट? व्हाट इज द राइट पुरुषार्थ, हमको कहाँ पे एफर्ट डालना चाहिए, सही पुरुषार्थ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे ना अपने जैन लोग जो है वहां पे बहुत ही गलती कर लेते हैं, राइट? वी ऑल वांट टू
मूव फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, हमको धर्म के नाम पे आगे तो बढ़ना है, परंतु अधिकतर जैन, अनफॉर्चुनेटली अधिकतर जैन, अधिकांश जैन यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे जैन की बात करो, नॉन जैन तो अपने पिक्चर में आएंगे नहीं यहाँ पे, बट जो जैन लोग हैं यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, अधिकांश जैन यहाँ पे गलती करते हैं, तो वो राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ नहीं डालते हैं। तो कहाँ पे हमको पुरुषार्थ डालना चाहिए, वो टॉपिक भी मैं कवर करना चाहता हूँ। परंतु अभी आज प्रॉब्लम ये है कि अपने पास सिर्फ 25 मिनट बची है, एंड आई डोंट वांट टू रश टू दिस टॉपिक बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन, दिस टॉपिक। इसमें जो वंदना ने जो क्वेश्चन पूछा था वो, उसका मैं एक बहुत स्थूल रूप से ही कवर कर पाऊंगा, क्योंकि आई मीन वी कैन गो इनटू मोर डिटेल, बट आई मीन लाइक आई हैव नॉट गॉन इनटू दैट मच डिटेल येट, बट मैं उसको एक स्थूल रूप से थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा। और फिर सच्चा पुरुषार्थ कहाँ पे है, कहाँ पे हमको सही में एफर्ट डालना चाहिए, वो जो है उसका भी बताऊंगा। बट दिस आई थिंक वी विल ट्राई टू स्किप इट फ्रॉम टुडे, क्योंकि आई वाज प्लानिंग टू कवर इट टुडे, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर टू कवर इट टुडे, बट वी हैव लाइक 25 मिनट्स लेफ्ट एंड आई डोंट वांट टू लाइक रश टू दैट टॉपिक, क्योंकि ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपना जो नेक्स्ट सेशन है, आई ट्राई टू कवर दीज टू टॉपिक्स इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, इफ यू गाइस आर ओके। आज जो है हम एक जो अपना एक ये टॉपिक बचा है अपना कि अपना, हाँ, मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र है, तो उसकी जो है उसके बारे में मुझे बात करनी थी, तो वो टॉपिक मैं आज कवर कर लेता हूँ। सो आर यू गाइस ओके विद दैट, और you prefer to not worry about the Karnan, your topic of Dweep and Samudra, but you still want to talk about जो वंदना ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में अगर थोड़ा बात कर रहे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, अगर इफ यू गाइस आर वांट टू, इफ यू गाइस आर ओके, वी कैन कंप्लीट दैट कर्णन योग टॉपिक, मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र, उसकी संख्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं 25 मिनट में। कल्पेश भाई, जैसा आप गाइड करना चाहें, we are okay. Okay. I'm in fact okay with another hour also, but I don't want to impose that on others because बहुत important topic Actually, है और हाँ कल्पेश भाई, let's stick to the time. हाँ, But हाँ, whatever you decide is best कि आप because it's your flow, right? So you ठीक है, decide कि क्या topic लेना है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं जो अपना डिटेल वाला टॉपिक है ना, उसको मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट टुडे, बट फिर वो आधा कवर करेंगे आधा नहीं करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। सो पूरा फ्लो में पूरा 1-1.5 घंटा उसको डेडिकेट करके नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो है अपना मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र है, तो उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा आज कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी get to my notes. Give me 1 second. देखिए, एक मिनट, जस्ट आई एम अबाउट टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ, तो अभी है ना, मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमने जो अभी पल्य का जो टॉपिक पढ़ा था, राइट, तो उससे उससे रिलेटेड हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो मध्यलोक की अभी रचना कैसी है, पहले तो अपना 3 लोक की रचना कैसी है, तो ये अपना जो डायग्राम मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें कैसा है कि देखिए यहाँ पे जो है ना पूरा ये, दिस इज काइंड ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ अवर लोकाकाश, राइट। सो लोकाकाश का जो बेसिकली शेप ऐसा है, राइट। सो ये जो अपना लोक है, राइट, ये जो शेप है उसके अंदर जो भी है दैट इज अवर लोक, क्योंकि ये लोक के अंदर 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं। और ये लोकाकाश के बाहर का जो एरिया है
वहां पे सिर्फ एक ही द्रव्य पाया जाता है जो आकाश द्रव्य है। बाकी के जो 5 द्रव्य है, जैसे कि धर्म, अधर्म, आकाश काल और सॉरी, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अम, जीव और पुद्गल, सॉरी, हाँ हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य ये आकाश, जो लोकाकाश के अंदर पाया जाता है, और अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है। बाकी के जो 5 द्रव्य है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये लोकाकाश का एक ऐसा 3 डायमेंशनल का एक फिगर है। देयर आर अदर फिगर्स आल्सो आई कैन शो, बट बेसिकली एक समझ लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। और बीच में जो ऐसा है इसको हम त्रस नाली कहते हैं। तो ये त्रस नाली है। ठीक है, त्रस नाली जो है वो आई थिंक, जहां तक मुझे ख्याल है, वो एक राजू की है। सो राजू इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक राजू की एक त्रस नाली, ये त्रस नाली, इट्स अ स्क्वायर शेप। और उसके अंदर जो है, यहाँ पे जो ऊपर का जो भाग है, यहाँ पे ये है ऊर्ध्वलोक। यहाँ पे जो सब वैमानिक देव या स्वर्ग है, वो जो यहाँ पे उपस्थित है। और ये ऊपर जो है यहाँ पे सिद्धशिला है। यहाँ पे बीच में जो है ये मध्यलोक है। ठीक है, और ये नीचे जो है यहाँ पे ये है अधोलोक है। तो नरक की जो 7 पृथ्वियां है वो यहाँ पे नीचे आती है। ठीक है, तो नीचे जो है यहाँ पे नरक आता है। ये सब त्रस नाली के अंदर है। जो त्रस नाली के बाहर जो है, वहां पे कोई भी त्रस जीव नहीं होता है, वहां पे सिर्फ स्थावर जीव होते हैं, यानी एक इंद्र के जीव ही होते हैं त्रस नाली के बाहर। जितने भी लोक में जितने भी जो त्रस अपने त्रस जीव है, त्रस यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव है, वो सब त्रस नाली के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको त्रस नाली कहता है। ठीक है, अभी आपका आज का जो अपना टॉपिक जो मैं यहाँ पे अभी फोकस कर रहा है, ये है मध्यलोक। ठीक है, तो मध्यलोक यहाँ पे है। ये अपने देखिए, ये सब जैनिज्म के हिसाब से, अभी साइंस के हिसाब से ऐसा थिंग्स आर नॉट लाइक दिस, थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि साइंस की जो विजिबिलिटी है इट इज वेरी लिमिटेड, राइट। साइंस यानी, अब साइंस इज नथिंग बट अस ह्यूमन बीइंग्स राइट नाउ। हमने जितनी खोज की है उससे हमें बहुत कम पता चला है। लेकिन ये जो अपना जैनिज्म में जो पढ़ रहा है वो पूरे केवल ज्ञान के केवल ज्ञानी के ज्ञान के आधार से पढ़ रहा है। तो बेसिकली ये है। ठीक है, तो मध्यलोक की रचना कैसी है? मध्यलोक की रचना जो ऐसी है अभी, इट इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक द्वीप एंड समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है कि मध्यलोक में कैसा है कि द्वीप और समुद्र है। जैसे बीच में जम्बू द्वीप है, दिस इज एन आइलैंड। फिर ये लवण समुद्र है, दिस इज अ ओशन। ठीक है, फिर धातकी खंड, दिस इज एन आइलैंड। सो लेट मी सी इफ आई कैन डू सम annotations over here. तो समुद्र जहाँ पे है ना, मैं वहां पे एक आई जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, ब्लू लाइन। सो दिस इज समुद्र। ठीक है, जम्मू द्वीप, फिर ये लवण समुद्र, फिर ये धातकी खंड है वो द्वीप है, फिर ये कालोदधी समुद्र। ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कालोदधी समुद्र है। फिर ये पुष्करवर द्वीप है, ये पूरा पुष्करवर द्वीप है, ये पूरा यहाँ पे फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन यहाँ पे ना ये एक डॉटेड लाइन लिखी लिखी ड्रॉ की हुई है, डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि ये जो है ना मानुषोत्तर पर्वत है। यहाँ पे पर्वत की एक पूरी शिला है, उसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्वीप और समुद्र जो ऐसे कॉन्सेंट्रिक शेप में है। ठीक है, तो अभी जो मानुषोत्तर, यहाँ जस्ट अभी अपना टॉपिक है तो जस्ट बता रहा हूँ। तो मनुष्य जो है वो कहाँ पे है? मनुष्य जो है सिर्फ ये 2.5 द्वीप में है, जम्मू द्वीप में है, पूरे जम्मू द्वीप में है मनुष्य। लेट मी रिमूव ऑल दीस थिंग्स। पूरे जम्मू द्वीप में है, पूरे जम्मू द्वीप में नहीं, लाइक जम्मू द्वीप में मनुष्य है, फिर धातकी खंड में मनुष्य है, और फिर पुष्करवर द्वीप के आधे पार्ट में है। अंदर का जो पार्ट है ना ये, उसमें है। बाहर का जो पार्ट है उसमें नहीं है। ठीक है, मनुष्य। सो इसलिए मनुष्य कहाँ पे है? 2.5 द्वीप में है। 2.5 द्वीप, इसलिए इसलिए इसको 2.5 द्वीप कहते हैं, क्योंकि जम्मू द्वीप, फिर धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप का आधा। तो इस तरह से 2.5 द्वीप हो गए, राइट। तो 2.5 द्वीप में मनुष्य होता है। 2.5 द्वीप के बाद, यानी मानुष्योत्तर पर्वत है, उसके बाद जो है मनुष्य नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट, कैन नीदर बी बॉर्न, कैन और नॉट दे कैन डाई आउटसाइड दिस 2.5 द्वीप। ऐसा है। ठीक है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है बेसिकली। सो दिस इज हाउ इट इज। तो 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य होता है, 2.5 द्वीप के बाद मनुष्य नहीं होता। अब ठीक है, अपना पॉइंट आज का ये था कि ये जो द्वीप और समुद्र कितने हैं, राइट।
हाउ मेनी द्वीप एंड समुद्र आते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे ऐसे बताए गए हैं, राइट, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र। तो अभी अपना क्वेश्चन ये था कि द्वीप और समुद्र की संख्या कितनी है, हाउ मेनी द्वीप और समुद्र आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा था, राइट, एक बार किसी ने आंसर भी दिया था शायद इसका, किसी को याद है? देखिए, द्वीप और समुद्र की संख्या असंख्य है। देर आर इनफाइनाइट द्वीप एंड समुद्र लाइक दिस इन मध्यलोक। और उसकी संख्या कितनी है, अगर ज्यादा, अगर एक इफ यू वांट अ लिटिल बिट प्रिसाइज नंबर, दिस इज द नंबर। यहाँ पे लिखा है द्वीप समुद्र की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य के समय प्रमाण मध्यलोक में द्वीप समुद्र की संख्या है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य। उद्धार पल्य इज द हाईएस्ट पल्य। जो स्मॉल छोटा वाला था वो था व्यवहार पल्य। उसके बाद आता है, सॉरी नॉट हाईएस्ट, सेकेंड वाला पल्य, अपना व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। तो हमने जब पिछली बार जब हम बोल रहे थे कि उद्धार पल्य जो है उसको कहाँ पे यूज होता है, तो अपना हमने कहा था कि द्वीप और समुद्र की संख्या है, उसको नापने के लिए हम उद्धार पल्य यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे द्वीप और समुद्र की संख्या कितनी है, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य के समय, यानी 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य में जितने समय है, समय, एक समय का नाप क्या कहता है कि एक सेकंड में इनफाइनाइट समय होता है, एक आंख के पलकारे में इनफाइनाइट समय होता है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य, यानी जो व्यवहार पल्य है मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, दैट गिव्स अस उद्धार पल्य। एंड दैट वन उद्धार पल्य you multiplied by 25 multiplied by कोड़ा कोड़ी, so multiplied by 1 करोड़ multiplied by 1 करोड़। तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य के समय, उसके कितने समय होते हैं, इतने इतने जब पल्य का काल है उसमें कितने समय है। अब एक सेकंड में इनफाइनाइट समय होता है, तो 25 कोड़ी कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य में कितने समय होता है। तो इतने समय जो है उतने नंबर ऑफ द्वीप और समुद्र मध्य लोक में है। इतनी संख्या के द्वीप और समुद्र मध्य लोक में है। तो यानी कितने द्वीप और समुद्र है। और हम जो है वो तो जम्मू द्वीप में एक कोने में रहता है, लाइक एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ जम्मू द्वीप है, क्योंकि भरत जम्मू द्वीप भी बहुत बड़ा है। उसमें भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, घाट अपना विदेश क्षेत्र है, और फिर दूसरा अन्य क्षेत्र है उसमें जो पूरा मध्य लोक का अगर हम देखेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें भी अपना बीच में मेरू पर्वत आता है, सुमेरु पर्वत आता है। तो ये सब जो है वो बेसिकली अपना जो जम्मू द्वीप इतना बड़ा है, और हमको तो जम्मू द्वीप में क्या क्या है वो भी नहीं पता है, राइट, एज पर साइंस वी आर नॉट एबल टू सी। ये तो जम्मू द्वीप के बाहर के जितने द्वीप और समुद्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य के समय प्रमाण मध्यलोक के द्वीप समुद्र की संख्या है, ठीक है। यानी 25 कोड़ा कड़ी मल्टीप्लाइड बाई 1 उद्धार पल्य के समय इज इक्वल टू कुल द्वीप समुद्र, ठीक है। और दैट इज 25 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि 1 करोड़ में 10⁻14 होता है, तो 25 इंटू 10⁻7 होता है, तो 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 दैट गिव्स 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाई 1 उद्धार पल्य इज इक्वल टू कुल द्वीप और समुद्र। यहाँ पे उद्धार पल्य से गुणा किया यानी उसमें आने वाले समयों की संख्या से गुणा करना। यानी यहाँ पे जो उद्धार पल्य लिखा है इज दैट मीन्स इस उद्धार पल्य में जितना समय होता है उसकी संख्या, उतना दीज आर द नंबर ऑफ द्वीप और समुद्र। तो ये आप सोचिए कि मध्यलोक कितना बड़ा है। अगर आपको कोई बोले कि मध्यलोक में इनफाइनाइट यानी लाइक द्वीप और समुद्र है, यानी आप सोच सकते, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि इतने सारे द्वीप और समुद्र है मध्यलोक। तो मध्यलोक इतना बड़ा है मध्यलोक। और उसकी रचना कैसी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है, राइट। बीच में द्वीप है, जम्मू द्वीप, फिर समुद्र है, वापस द्वीप आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, फिर समुद्र आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, फिर वापस द्वीप आता है, समुद्र आता है, द्वीप आता है, समुद्र आता है, ऐसा है। और द्वीप और समुद्र की संख्या कितनी है, तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य में जितने समय हो उतनी। अगर इसकी हम कल्पना भी करना चाहे ना तो दिमाग घूम जाता है, ऐसा है कि इतने नंबर ऑफ द्वीप और समुद्र है। वन क्वेश्चन, एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है, जो आपने वो मैप दिखाया था पहले,
दैट वाज जस्ट एक सैंपल था, मतलब कि थोड़े जो हमें दिखाए हैं उतने ही करेक्ट। हैं सिर्फ, लाइक मोर बियॉन्ड दैट ऐसे ही, मतलब लेकिन इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी हमेशा एक समुद्र होगा, उसके बाद एक द्वीप होगा, लाइक द सर्कल्स कंटिन्यू फर्दर एंड फर्दर। यस, यस। सो ओके। बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, फिर दात्की खंड आता है, उसके बाद कालोदरी समुद्र, उसके बाद पुष्कर द्वीप आता है, फिर उसके बाद भी समुद्र आते हैं, द्वीप आता है, द्वीप आता है, समुद्र आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आप लोग ने? असंख्य द्वीप और समुद्र। तो यहाँ पे जो है ना, बीच में ये लोग ने, बिकॉज दे कैन नॉट ड्रॉ दोज, राइट, तो यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया कि असंख्य द्वीप और समुद्र बाद में आता है। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो द्वीप है, लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, राइट, मध्यलोक का, उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। ठीक है, जो लास्ट वाला है उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। और उसके बाद वाला जो लास्ट वाला समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये जो लास्ट वाला जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और ये जो जो समुद्र भी ऐसा कॉन्सेंट्रेट में आएगा, तो बाद में क्या, ये चार कोने आ जाता है, राइट, दिस इज अगेन लैंड। ये चार कोने हैं, यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज अ स्क्वायर शेप, अपना जो मध्य लोग है ऐसा स्क्वायर शेप का है, राइट। तो लेकिन ये तो द्वीप और समुद्र कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है, तो फिर ये चार कोने भी आ जाएंगे। ठीक है। और अभी इसकी और एक चीज बता रहा हूँ कि इसके द्वीप और समुद्र का जो डायमीटर है ना, दैट इज वन अगेन इंटरेस्टिंग थिंग। तो जम्मू द्वीप है, जो जम्मू द्वीप है, उसका जो डायमीटर कितना है, 1 लाख योजन का है। देखिए, यहाँ पे जो जम्मू द्वीप या ब्लू में है ना, दिस इज जम्मू द्वीप, तो 1 लाख योजन का है। यहाँ पे कौन सा योजन लेना है? वो प्रमाण योजन, जो बड़ा वाला योजन है वो लेना है। तो 1 लाख योजन है, यानी एक योजन है 6000 किलोमीटर। तो 1 लाख योजन का जो है वो जम्मू द्वीप का डायमीटर। फिर जो उसके बाद जो जम्मू द्वीप के बाद आता है लवण समुद्र, तो ये ऑरेंज में जो है वो पहला समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। तो लवण समुद्र जो है उसका स्प्रेड कितना है, तो यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू 5 लाख योजन। तो उसमें जो 1 लाख योजन जो बीच का है वो जम्मू द्वीप है, लेकिन यहाँ पे 2 लाख योजन है और यहाँ पे 2 लाख योजन है। सो बेसिकली इसका डायमीटर है, इट्स लाइक 5 लाख - 1 लाख, सो 4 लाख योजन आता है टेक्निकली स्पीकिंग। बट इफ यू इंक्लूड द द्वीप इनसाइड इट, तो ये जो है दैट डायमीटर गोज टू, कंप्लीट डायमीटर गोज टू 5 लाख योजन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा कि हमने जो लवण समुद्र जो है उसका थिकनेस जो है, दिस थिकनेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दैट इज मोर देन द द्वीप इनसाइड इट। लेट मी शो यूजिंग दिस नोटेशन। यहाँ पे ये जो थिकनेस है, दिस इज डबल द द्वीप इट एंड सर्कल्स, क्योंकि इसका 2 लाख, दिस इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल। सो ये बेसिकली अगर ये 1 लाख है तो दिस शुड हैव बीन ड्रॉन अप टू दिस पॉइंट, राइट। सो इट्स नॉट ड्रॉन अप टू द स्केल ऑब्वियसली, बट बेसिकली ये ऐसा 2 लाख योजन है इसकी थिकनेस। अभी जो है व्हाट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर इज कि हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसा है कि जो पहला द्वीप है उसका थिकनेस है 1 लाख, उसका तो पूरा डायमीटर ही 1 लाख योजन है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट सर्कल। फिर जो पहला समुद्र है उसका थिकनेस है 2 लाख योजन। फिर जो दूसरा द्वीप है जो धात्की खंड है उसका थिकनेस है 4 लाख योजन। फिर उसके बाद दूसरा समुद्र है, जैसे उसका नाम है आई थिंक धात्की खंड, फिर पुष्करवर द्वीप आता है, सॉरी पुष्करवर, धात्की खंड, जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, धात्की खंड, कालोदरी समुद्र। उसके बाद कालोदरी समुद्र आता है। तो कालोदरी समुद्र है जो दूसरा समुद्र है उसका थिकनेस है 8 लाख योजन। उसके बाद जो थर्ड द्वीप आता है द पुष्करवर द्वीप, तो पुष्करवर द्वीप है उसका थिकनेस है 16 लाख योजन। उसके बाद जो तीसरा समुद्र आता है उसका थिकनेस है 32 लाख योजन। तो बेसिकली क्या है, जो एनसर्कल जो करता है नेक्स्ट द्वीप या समुद्र, उसकी जो थिकनेस है वो डबल होती जाती है, दैट इज आउट, इट कीप्स ऑन डबलिंग, ऐसा है। तो जो आठवां द्वीप है, यू कैन सी, तो यहाँ पे जैसे आठवां द्वीप है, कौन सा आठवां द्वीप कौन सा है, किसी को पता है? नंदेश्वर द्वीप। नंदेश्वर द्वीप है वो आठवां द्वीप है। नंदेश्वर द्वीप की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को पता है नंदेश्वर द्वीप का क्या इंपॉर्टेंस है? वहां पर इंद्र जाते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय है वहां पे, तो अष्टानिका के टाइम पर जाते हैं इंद्र वहां पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नॉट ओनली इंद्र, सब देव, हाँ, काफी जो देव है वो जाते हैं अष्टानिका पर्व के बाद।
कि जो अकृत्रिम चैत्यालय है वहां पे निर्देश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है, राइट। अकृत्रिम चैत्यालय, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग तो जा ही नहीं सकता है, 8वां जो द्वीप है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो 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 ढाई द्वीप के अंदर ही है, और ये तो 8वां द्वीप है। तो 8वां जो द्वीप है वहां पे अकृत्रिम चैत्यालय है, और जो अस्तानिका पर्व होता है वहां पे देव जो है वहां पे जाते हैं और फिर वो अस्तानिका पर्व मनाते हैं वहां के अकृत्रिम चैत्यालय में जाते, राइट। सो बेसिकली उसका ये इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अभी अपना जो ये डिस्कशन ये चल रहा था कि जो 8वां द्वीप है, जो बेसिकली ऐसा है कि जो हर एक जो एनसर्कल जो बाहर का जो द्वीप है उसके उसका थिकनेस कितना रहेगा, अंदर के जितने भी द्वीप और समुद्र है उससे ज्यादा रहेगा, राइट। क्योंकि पहला समुद्र हमने देखा तो 2 लाख योजन का उसका थिकनेस है। 2 लाख योजन इज नॉट द कंप्लीट डायमीटर, इट्स द थिकनेस। हमने ये यहाँ पे पढ़ा ना कि ये जो 2 लाख योजन इज द थिकनेस, यहाँ पे इट्स जस्ट इतना पार्ट है, और ये पूरा जो है दैट इज डबल देन द इनर थिंग, ठीक है। अभी जो ये अगर पूरा जो हम देखें यहाँ पे तो 5 लाख योजन का हुआ द्वीप और समुद्र, राइट। तो पहला जो समुद्र है वो 5 लाख योजन का हुआ, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो दूसरा द्वीप है, क्योंकि ये 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, ये 5 लाख का हुआ, तो दूसरा द्वीप की जो थिकनेस है दैट इज 8, ये 4 लाख हुआ, तो 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख आएगा बेसिकली। आई थिंक, आई डोंट नो इस यहाँ पे कोई डायग्राम में दिया है कि नहीं दिया है, बट बेसिकली इट कीप्स ऑन डबलिंग, ठीक है, इट कीप्स ऑन डबलिंग बेसिकली, ऐसा है। सो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट जो द्वीप और समुद्र है, स्वयंभू रोमन समुद्र जो है, उसकी थिकनेस कितनी रहेगी, उसकी थिकनेस इतनी रहेगी कि इट विल बी मोर देन द एंटायर, जितने भी आइलैंड और द्वीप बीच में आता है उससे ज्यादा जो है, उसका ज्यादा एरिया है वो सिर्फ एक आइलैंड का है, दैट इज स्वयंभू रोमन समुद्र, सॉरी एक जो लास्ट समुद्र है उसका है। हाँ, आई थिंक समवन हैज सम क्वेश्चंस। रोशनी आपका हाँ क्वेश्चन है, राइट? हाँ, अपूर्व भाई, गो अहेड। कल्पेश भाई, हम कौन से द्वीप पे है भाई? हम जम्मू द्वीप में हैं, सबसे जो अंदर वाला जो द्वीप है ना, जम्मू द्वीप, हम उस पे है। मेरा एक्चुअली रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा ओके। हाँ अपूर्व भाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड आई एम वेरी लिमिटेड विद दिस नॉलेज, इसलिए शायद बाकी सबको शायद पता है, बट अर्थ कहाँ फिट हो रहा है? लाइक ये जम्बू द्वीप हाँ इट्सेल्फ मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऑनेस्टली, ये फर्स्ट टाइम गुड सॉरी अबाउट क्वेश्चन। दैट, बट हाँ आई थिंक हम बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं आएगा भी नहीं शायद, तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, ये जो वंस वी स्टार्ट लर्निंग जैनिज्म, राइट, तो ये क्वेश्चन सबको आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एज पर साइंस अर्थ इज अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, राइट। अपना जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप का है, राइट, एंड वी आर ऑन द अर्थ बेसिकली एज पर साइंस। जैनिज्म क्या कहता है कि जो मध्यलोक की रचना है उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ पे अर्थ या जो अपनी पृथ्वी है वो स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। जैनिज्म में ऐसा नहीं कहा है। जैनिज्म में कैसा कहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो जैनिज्म के हिसाब से दिस इज नॉट स्पेरिकल शेप, इट इज एक्चुअली अ फ्लैट सरफेस, ऐसा है। अब ऐसा भी एक्सप्लिसिटली कहीं कहा नहीं कि ये फ्लैट सरफेस है, बट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन आई थिंक माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट इट इज इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग कि ये फ्लैट सरफेस में आता है, ऐसा है। तो ये देयर इज एन ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट वी सी एज पर साइंस एंड व्हाट वी सी इन जैनिज्म, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, काफी सारी अलग अलग थियरीज है, राइट। कई लोग, जैसे एक संजीव गुदा जी का एक वो सुन रहा था जैन गूगल के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा था कि देयर इज वन थियरी कि जो अर्थ जो है बेसिकली जो अपना मध्यलोक है पूरा फ्लैट सरफेस ही है, जम्मू द्वीप भी फ्लैट सरफेस ही है, बट उसमें क्या है कि जो बीच में ऐसी थोड़ी ऐसी जमीन है जो ऐसी एक वो क्या बोलते हैं उसको, ये इट रेज्ड इन हाइट एंड इट बिकम्स सेमी सर्कल, सेमी स्फीयर बेसिकली। तो एक हाफ स्फीयर जैसा एक सरफेस जो है वो बाहर निकल गया है, और हम जो स्पेस से जो फोटो लेते हैं अर्थ की, वो एक हमको हाफ स्फीयर दिखता है, तो बेसिकली दैट इज आवर हाफ स्फीयर, बट अदर देन दैट द एंटायर सरफेस इज फ्लैट। ऐसी एक थियरी है। कई लोग तो यू नो कई लोग ये इस पे देखिए, बेसिकली देयर इज अ गैप, देयर इज डेफिनेटली अ गैप बिटवीन व्हाट वी सी एज पर साइंस एंड व्हाट वी सी एज पर जैनिज्म, व्हाट वी सी इन द जैन लिटरेचर। तो ये गैप तो है, बट देयर आर डिफरेंट थियरीज, पीपल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिफरेंट वेज। कई लोग बोलते हैं कि अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस, बट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लाइट
we see a curvature, but basically it's not a curve, it's actually a flat surface. कई लोग there are different theories, there are a lot of different theories. So इसमें But क्या है कि हाँ बोलिए. basically, the question I think I have is what does Jambudweep comprise of? मतलब अर्थ, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि द्वीप है और फिर समुद्र है और फिर द्वीप है और फिर समुद्र है, बट जम्बू द्वीप comprises of what? Is it It is a Earth purvey. and more It other is a planets? हाँ, तो basically नहीं, other planets are not in Jambudweep. So again, I'll try to explain. See, this is kind of subject to interpretation to an extent, ऐसा है. But जम्बूद्वीप पे ना देखिए, यहाँ पे ना जैसे 7 पृथ्वियाँ है. There are 7 layers of land, so to speak. जिसको हम in very simple terms बता रहा हूँ, तो 7 layers of land. तो जो अपना अर्थ है ना, जो मध्यलोक है ना, that is एक पृथ्वी है. और वैसे ही जो नीचे भी है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग पृथ्वियाँ है अपने अर्थ के नीचे भी. ये जो जब अपना जो मध्यलोक है उसके नीचे भी. तो ये जो 7 पृथ्वियाँ है वो अलग अलग पृथ्वियाँ है बेसिकली, और वो बाकी जो नीचे की जो पृथ्वियाँ है वो सब वहाँ पे नरक, वो सब नरक है. तो वहाँ पे नारकी के जीव है वो वहाँ पे रहते हैं, ऐसा है. So Earth is like, as per Jainism, this is a जो अपना मध्यलोक है, that is one पृथ्वी, वो एक पृथ्वी है बेसिकली. और उसपे जो अलग अलग ये जो असंख्य द्वीप और समुद्र, द्वीप समुद्र ऐसा है, वो ऐसी रचना उसकी ऐसी है. देखिए इसमें कैसा है कि ये जो when I started understanding Jainism, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि बेसिकली साइंस और जैनिज्म यहाँ पे मैच नहीं करता है, राइट? बिकॉज जो 3 लोक की रचना है, मध्य लोक की रचना है, ये सब जो है एज पर जैनिज्म थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट एंड एज पर साइंस इट इज डिफरेंट. बट इसमें हमको अभी ऐसा समझना चाहिए कि देयर इज ऑब्वियसली, सो वी अग्री टू डिसएग्री इन अ वे. बेसिकली वी एक्सेप्ट दैट देयर इज अ गैप, वी एक्सेप्ट देयर इज अ गैप कि साइंस कुछ बता रहा है, जैनिज्म कुछ बता रहा है. लेकिन जैनिज्म में कैसा है कि जैनिज्म में सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक शास्त्र में ऐसा मध्य लोक की रचना है या 3 लोक की रचना है. जैनिज्म में कंसिस्टेंटली जितने भी आप शास्त्र देख लोगे तो ये अलग असंख्य द्वीप समुद्र की बात आती है, मध्य लोक की बात आती है, ढाई द्वीप की बात आती है, जम्बू द्वीप की बात आती है, ये सब है. तो बहुत ही कंसिस्टेंटली ये सब दिया गया है. सो जैनिज्म और जो है ना वो अपने केवल ज्ञान पे आधारित है. और ये भी सोचिए कि इतने सारे द्वीप समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्र है, तो ये मध्यलोक तो कितना बड़ा है. साइंस से तो हम बहुत ही छोटा एरिया हम देख पा रहे हैं, राइट? सो अपनी लिमिटेशन आज की ऐसी है कि वी आर नॉट, मोस्ट लाइकली वी आर नॉट एबल टू सी द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स द वे इट इज. इसलिए हमको जैनिज्म पे ऐसे वी शुड एग्री विद व्हाट जैनिज्म सेज, एंड वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भैया साइंस पे कई चीजें प्रूव की है लेकिन कई चीजें नहीं की है. तो देयर इज साइंस हैज लिमिटेड नॉलेज, सो वी जस्ट गो विद दिस. अब इसका आपको इसका सोल्यूशन शायद हमको इसका जो रेजोल्यूशन है वो शायद हमको इस भाव में ना मिले, राइट? क्योंकि हम पंचम काल में है, हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है और साइंस का भी लिमिटेशन है. तो वो बेचारा साइंस में कितना आगे कितना देख पाएगा, राइट? तो देयर इज अ लिमिटेशन ओवर हियर. लेकिन जो देव जो होते हैं, देव, उनके पास अवधि ज्ञान होता है. और जो आप जो है, आप सब लोग जो इतना धर्म करोगे या अच्छे भाव में रहोगे, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप अगले भाव में आप देवगति में जाओगे. देवगति में जाओगे तो आपके पास मोस्ट लाइकली इतना ज्ञान रहेगा, अवधि ज्ञान रहेगा, कि आप अवधि ज्ञान से ये असंख्य द्वीप और समुद्र तक देख पाओगे. अवधि ज्ञान का भी अलग अलग लिमिट होता है. तो कौन सा अगर जैसे ऊंचे देव में गए तो आप ज्यादा देख पाओगे. जो अगर जैसे व्यंतर और भवनवासी देव है, उनके जो अवधि ज्ञान है उसका वो कम होता है. बट फिर भी वो भी काफी सारे द्वीप और समुद्र देख भी सकते हैं, वो जा भी सकते हैं देव, बाय द वे, राइट? तो आप जब अगले भाव में जाओगे तो आपका शायद उसको मोस्ट लाइकली इसका आंसर मिल जाएगा. इस भाव में शायद अपना ज्ञान इतना सीमित है तो इस भाव में शायद इसका आंसर नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है? No, and thank जो you for explanation. But I guess मेरा मैं रिसर्च करना चाहूंगी, तो आई डिडंट वांट टू टेक अप द टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द फोक्स. तो आप मुझे थोड़ा इसमें करना पड़ेगा. आई थिंक मेरे नहीं समझ में आया ये बराबर. तो I'll refer to it, but I don't want to take up the time of the other folks. I know you're limited time, so this is okay. ठीक है. चलिए, तो अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ अपने पास. मैं एक्चुअली एक कथा भी लेने वाला था बट आज अपना टाइम हो गया है. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सिर्फ ले रहा हूँ कि अपना जो लास्ट जो समुद्र है उसका नाम किसको याद है? अभी मैंने बताया था लास्ट समुद्र, उसका नाम क्या है?
द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। तो लास्ट वाला जो समुद्र है, लास्ट वाला द्वीप और लास्ट वाला समुद्र, उसका नाम क्या है, किसको याद है? नंदीश्वर। नहीं, नंदीश्वर जो है वो 8th वाला है। 8th वाला जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर। स्वयंभू। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र। जो लास्ट वाला जो समुद्र है, जो इनफाइनाइट वाला जो समुद्र आता है, उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, राइट? तो स्वयंभू रमण समुद्र में तिर्यंश जीव है, ठीक है। मनुष्य जो है, मनुष्य तो जो है वो सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर रहता है, लेकिन तिर्यंश जो है वो 2.5 द्वीप के बाहर भी रहते हैं, राइट? और जो स्वयंभू रमण समुद्र जो है, वहां पे भी तिर्यंश गति के जीव है, वो समुद्र में ऐसे जलचर जीव है, और वो जलचर जीव है। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे जो जलचर जीव है, उसमें असंख्य तिर्यंश जो है वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है। अपने जैनिज्म में आता है कि स्वयंभू रमण समुद्र में इनफाइनाइट तिर्यंश आर सम्यक दृष्टि, इनफाइनाइट तिर्यंश। सो देयर आर इनफाइनाइट तिर्यंश वो आर सम्यक दृष्टि वेर स्वयंभू रमण समुद्र में, ठीक है। तो इनफाइनाइट तिर्यंश जो है वहां पे सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो है ही, और उसमें भी काफी ऐसे है जो पंचम गुण स्थान वर्ती है। સો તિર્યંશ ત્યાં આગળ જે છે આર ધોઝ સેમ એઝ આપણે અહીંયા જે તિર્યંશ હોય or they are different, I mean in terms of size and हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सो स्वयंभू रमण समुद्र में जो तिर्यंश है वो जो है वो सब बहुत ही बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े। उनका साइज जो है 1000 योजन के, जो 1000 योजन का तो उनका बॉडी का साइज है वहां पे। ऐसे भी महामत्स्य है, उनको महामत्स्य कहते हैं, राइट? तो उनका जो जो लेंथ है वो 1000 योजन का है। 1000 योजन यानी एक योजन जो है, जो अगर छोटा वाला योजन ले तो 12 किलोमीटर, और बड़ा वाला योजन ले तो 6000 किलोमीटर, ऐसा है। तो अगर हम 12 किलोमीटर का भी अगर हम योजन ले तो 12 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000, सो विच इज 12,000 किलोमीटर। उनकी लेंथ है वो 12,000 किलोमीटर की है। ऐसे ऐसे जीव वहां पे है स्वयंभू रमण समुद्र में। क्या कहा? 12,000 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप इंडिया जाओगे तो आई थिंक दैट डिस्टेंस इज व्हाट, 3,000 किलोमीटर, आई डोंट नो, 6,000 किलोमीटर जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर कितना डिस्टेंस है। तो ये तो 12,000 किलोमीटर की तो लेंथ है उनकी यहाँ पे स्वयंभू रमण समुद्र में। तो ऐसे है। और तो स्वयंभू रमण समुद्र में जो इनफाइनाइट तिर्यंश, असंख्य तिर्यंश तो सम्यक दृष्टि है, राइट? तो वहां पे उनको सम्यक दर्शन है। और उसमें भी ऐसे तिर्यंश है जो पंचम गुण स्थान वर्ती है। पंचम गुण स्थान वर्ती यानी क्या मतलब होगा? संभव भाई, पंचम गुण स्थान यानी क्या? आप एक्सपर्ट हो इसमें, मैं आपको पूछा होगा। आई डोंट ट्राई टू पिक अप एनीवन, बट संभव भाई या रियंका। એટલે પાંચમા ગુણ સ્થાનકમાં છે who are not મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ્સ। हाँ, बट उसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द 5th गुण स्थान? आई थिंक जो मुनिराज होते हैं वो 4th गुणस्थान पे होते हैं, if I'm not mistaken, नहीं right? नहीं नहीं, मुनिराज 4th में नहीं होता है। तो बेसिकली अच्छा। गुणस्थान, ये अपना जैनिज्म में ना 14 गुणस्थान का एक टॉपिक आता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वील ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो सम टाइम। ये भी बहुत डिटेल टॉपिक है, वो अभी वील ट्राई टू कवर इट इन अ वेरी हाई लेवल जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन। बट जब कोई जीव जिसको सम्यक दर्शन होता है तो वो चौथा गुणस्थान में होता है। फिर सम्यक दर्शन के बाद जब जीव व्रत आदि धारण करते हैं, जो देशवीरती धारण करते हैं, देशवीरती यानी जो लिमिटेड व्रत या ऐसा जब धारण करते हैं, वो 5वें गुणस्थान में होता है। तो पंचम गुणस्थान का नाम है अविरत, सॉरी, देशवीरत है उसका नाम है। फिर जो छठा गुणस्थान है जिसमें उसको कहते हैं प्रमथ संयत, यानी 6th गुणस्थान में जो जब जीव जो मुनि दीक्षा लेता है और
जो 5 महाव्रत धारण करता है तो उसको 6th गुणस्थान होता है, लेकिन 6th जो गुणस्थान है उसको कहते हैं प्रमथ संयत। प्रमथ यानी जो उसने ये लिया है, अपने मुनिव्रत तो धारण किया है लेकिन प्रमथ अवस्था में है। और फिर जो 7वां गुणस्थान है उसको अप्रमथ संयत कहते हैं। ठीक है, अप्रमथ संयत यानी जिसको अभी प्रमथ अवस्था नहीं है, प्रमाद अवस्था नहीं है, और जो जिन्होंने मुनि व्रत लिया है उसको 7वां गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो पंचम गुणस्थान वर्ती है, यानी वहां पे जो स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे तीर्यन जीव है जिनको सम्यक दर्शन तो है ही, बट सम्यक दर्शन के साथ वे व्रत का भी पालन करते हैं, राइट। सो वो व्रत आदि का भी पालन करते हैं कि भैया इतने दिन तक मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ गर्म पानी पीऊंगा। गर्म पानी वो लोग कैसे पीते हैं कि वो जो सरफेस जो होता है, पानी का जो सरफेस होता है, वो सरफेस का पानी जो सूर्य की किरण से जब गर्म होता है तो उसी वहीं के सरफेस का ही पानी पीता है, वो नीचे का पानी नहीं पीता है। फिर वैसे वो व्रत लेते हैं कि भाई इतने दिन तक मैं नहीं खाऊंगा या तो मांसाहार नहीं खाऊंगा, ऐसे ऐसे सब व्रत भी लेते हैं ऐसे। तो ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि जो स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे तिर्यंश है जो असंख्य तिर्यंश है जो सम्यक दृष्टि है, और उसमें भी काफी ऐसे तिर्यंश है जो पंचम गुणस्थान में, ठीक है, तो व्रत आदि का भी पालन करते हैं। ठीक है, तो अभी स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके बारे में और एक आज एक्चुअली धर्म कथा भी मुझे लेनी थी, बट अभी अपने पास अभी टाइम नहीं है, तो वो आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में क्या है कि हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो एक्चुअली अपना बेसिकली ये रहेगा कि जैनिज्म में पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ कहाँ पे है, हमारा सच्चा पुरुषार्थ क्या, हमें कहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, एक उस पर एक ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लेंगे। और दूसरा जो है अपना जो, हाँ, अगर सब कुछ निश्चित है तो फिर हम पुरुषार्थ करें कि ना करें, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब दिखा ही है कि क्या होने वाला है, वो सब निश्चित है। तो फिर हमें फिर कुछ करना चाहिए, पुरुषार्थ करने की जरूर भी है या नहीं, जरूर नहीं है। तो इसका भी हम एक थोड़ा स्थूल रूप से उसका एक थोड़ा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक तो अपना लेंगे, उसके साथ अगर टाइम रह गया तो विल आल्सो ट्राई टू कवर वन धर्म कथा। ठीक है, एक धर्म कथा छोटी सी है, वो भी हम ले लेंगे अगले सेशन। तो आज के भैया सेशन, हाँ, द्रव्य संग्रह अपन इसके नेक्स्ट वीक से फिर शुरू, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से शुरू करने का प्लान है अपना? हाँ, गुड, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। सो मेरा प्लान ऐसा था रियंका जी कि मुझे ना द्रव्य संग्रह शुरू करने से पहले हमको है ना एक्चुअली जो 6 द्रव्य है उसके बारे में थोड़ा जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। तो क्या द्रव्य संग्रह समझना हमको इजी पड़ेगा। हमने जो 6 द्रव्य है उसके सामान्य गुण पढ़े, हमने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा, हमने द्रव्य के सामान्य गुण पढ़े, ये तो पढ़े, लेकिन द्रव्य के जो विशेष गुण है ना वो हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े। अब जो विशेष गुण है वो द्रव्य संग्रह में भी आएंगे ही ऐसा, परंतु तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो हमको पहले जरूर, इट विल बी नीडेड बेटर अंडरस्टैंड इनिशियली इसकी जो गाथा है ना, क्योंकि द्रव्य संग्रह में कैसा है कि जो पहली 12 गाथा है उसमें पहले जीव द्रव्य का लिया है, और उसके बाद जो है वो लोग ने बाकी जो 13वीं गाथा है वहां से वो लोग ने बाकी के जो 5 द्रव्य उसके बारे में लिया। लेकिन जब हम जीव द्रव्य समझेंगे तो तब हमको पुद्गल द्रव्य के बारे में भी थोड़ा समझना जरूरी हो जाएगा। करेक्ट। इसलिए तो मेरा पॉइंट ऐसा है कि व्हाट वी विल डू इज, अगला सेशन का तो हमने एजेंडा बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या है कि ये जो 6 द्रव्य है ना उसके हम थोड़े विशेष गुण है ना वो थोड़े स्थूल रूप से हम समझ लेंगे, और उसमें भी जो पुद्गल द्रव्य है उसको हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पुद्गल द्रव्य को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पुद्गल द्रव्य को थोड़ा समझेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग जो 5 प्रकार के ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी हम कवर करें। जो ज्ञान का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम जब समझते कि 5 प्रकार के ज्ञान कैसे काम करते हैं, ज्ञान की क्षमता कितनी है, हमारे पास कौन सा ज्ञान है, देवनार के पास कौन से ज्ञान है, ये सब जो अगर हम समझाएंगे तो हमारी श्रद्धा जो है जैन धर्म में ज्यादा दृढ़ होगी। तो हम लोग जो भी एक इनिशियल लेवल पे है तो हमारा क्या एक वी विल बी एबल टू ट्रस्ट ऑल दीज थिंग्स। हम लोग ऐसा ना माने कि क्या ये कहीं से किसी ने कुछ भी लिख दिया हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वी अंडरस्टैंड, वी हैव द ट्रस्ट, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। तो इसलिए मैं 5 ज्ञान का टॉपिक भी लेना चाहता हूँ। ये 5 ज्ञान का जब टॉपिक हो जाएगा उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द्रव्य संग्रह। उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, विल टेक ब्रेक्स एंड विल टेक सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक जैसे 6 काल जो है, लाइक अवसरपिणी काल, उसमें भी 6 आरे होते हैं, तो ये 6 आरे का क्या स्वरूप,
या तो कोई धर्म कथा ले ली, ये सब। तो बीच बीच में विल टेक सम ब्रेक्स फ्रॉम द्रव्य संग्रह, विल कवर दीस मिसलेनियस टॉपिक्स, बट विल स्टार्ट विद द्रव्य संग्रह। बट ये जो 6 द्रव्य के जो विशेष गुण है वो थोड़ा समझ लेंगे, और फिर 5 ज्ञान है वो समझ लेंगे, और उसके बाद फिर हम द्रव्य संग्रह शुरू करेंगे। ये अपना समझ गए। प्लान। ठीक है, मतलब अपन 2-3 वीकेंड के बाद में हो जाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस जस्ट समझ गए। अप्रोक्सीमेटली 4, मुझे लगे 4 या 5 लग ही जाएंगे बीच में, और हाँ, ये सब मतलब टॉपिक अप्रैल समवेयर से वी कैन स्टार्ट लाइक द्रव्य संग्रह। ओके, और उसके ठीक है। बाद फिर भी स्टार्ट विद द्रव्य संग्रह। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आज का कोई, किसी को और कोई क्वेश्चन है? अपना टाइम हो चुका है, सो विल गेट टू अंत मंगलाचरण, बट किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो लेके आ सकता है, अदरवाइज विल रैप अप। अमर, समझ में आया आज का सेशन में? लाइक वाज इट मेकिंग सेंस? हाँ, कल्पेश भाई, he just got a call, so he walked out. So ओके, I हाँ, बट वरना don't think he has आपको any समझ में आया? question. Yes, आपको yes, समझ में मतलब आया? yes. हाँ, अच्छा। प्रियेश, any comments, any questions? No, this was good. Thank you. Last couple of weeks we were actually traveling, so we couldn't attend. But no, this was good. Thank you. थोड़ा last half was a little bit above our knowledge base, but it was still good. Thank you. ठीक है, पर yeah, go through the recording if if you get some time and if you want to, and then if you have any questions you can always ask questions. अगले सेशन में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, भले अपने पुराने सेशंस के भी रिलेटेड कोई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट नेक्स्ट सेशन हम लोग है ना, वो एक बहुत मार्मिक का सेशन रहेगा नेक्स्ट सेशन। आई ट्राई टू गेट टू द पॉइंट कि हम लोग कहाँ पे फोकस करना चाहिए जैनिज्म में, कहाँ पे पुरुषार्थ करना चाहिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करने की ट्राई करूंगा। तो हो सके तो इफ यू आर अवेलेबल, एज लॉन्ग एज अवेलेबिलिटी, ट्राई टू ज्वाइन, क्योंकि नेक्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। बाकी सब, क्योंकि ये सब तो जो है ना, वो हम लोग से नॉलेज गेन कर रहे थे, बट दैट विल टॉक टू द पॉइंट कि अपना पुरुषार्थ कहाँ पे होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बात करूँ। ठीक है, चलो आज के लिए भी हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। मेरा बस एक क्वेश्चन कल्पेश भाई, की ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत नॉलेज मिला, और होमवर्क करना चाहूंगी मैं, ये जम्बू द्वीप के बारे में और जानना चाहूंगी, तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं? जम्बू द्वीप के बारे में आई थिंक अपने पास काफी बुक्स तो, लिटरेचर तो बहुत है। मुझे जम्बू द्वीप के लिए स्पेसिफिकली I'll try to see if I can get some videos or books कौन सी है, but I think if you listen to some videos, right, so that will be more better for you to understand. उसमें क्या easy पड़ेगा आपको समझना। Just Google मैं में like कि संजीव गोदा जी लेक्चर, वो जो जैन भूगोल का है, वो बहुत ही अच्छा है, काफी डिटेल में है वो, उसमें बहुत ही सिंपली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, so that might be a good one to start with, I think. वीडियो है वो, वो वीडियो है विशाल भाई? वीडियो है, और व्हाइट बोर्ड पे वो ड्रॉ करके भी समझा रहे हैं थोड़ा सा, तो दैट्स अ गुड वन। ओके, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। और मेरे पास एक्चुअली वो जिनवाणी स्तुति हैंडी नहीं है। पलक, डू यू वांट टू से इट? म्यूट कर बेटा। Family Room TV. जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ तो। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। 9 times नमोकार मंत्र।